हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आई एम आरती चावड़ी। आप सभी ने यहाँ पे रिसेंटली इस बुक के बारे में जरूर सुना होगा, मधुरिमा। यहाँ पे ये जो बुक है, ये नई बुक है, नई एनसीईआरटी है, जो कि क्लास 11th, माफ कीजिए, क्लास 9th में आई है। अब ये जो बुक है, ये बेसिकली आर्ट कल्चर के बारे में है। द थिंग इज, मैंने इस बुक को थोड़ा सा चेक किया कि क्या यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि हम कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर में कर सकते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इसमें जो पहला चैप्टर है, इट इज हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें काफी कंटेंट है। लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स हैं, जो थिएटर, म्यूजिक, डांस और विजुअल आर्ट के ऊपर है, वो गाइड बुक की तरह है कि बच्चे जो है वो कैसे एक थिएटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, प्रॉप्स का यूज कैसे करते हैं, वो सब चीजें। बट बीच बीच में आपको यहाँ पे इंडियन आर्ट से जुड़े हुए रेफरेंस मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये जो वीडियो है, इसमें फर्स्ट चैप्टर जो मधुरिमा बुक का है वो कंप्लीट करूंगी। और इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें बाकी के चैप्टर्स में जहां जहां हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर से रिलेटेड छोटे छोटे रेफरेंसेस हैं, उनको कंसोलिडेट करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यानी कि 2 से 3 वीडियो में ये पूरी की पूरी बुक, और इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एग्जाम के लिए काफी सारा कंटेंट इसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मिल जाता है। नाउ यहाँ पे अगर हम कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो आर्ट है इंडिया का, जो कल्चर है इंडिया का, उसको कैसे 2 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, उसे हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, टेंजिबल, एंड देन देयर इज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसका मतलब क्या हुआ? आपने ना ये वर्ड्स इवन यूनेस्को की लिस्ट में भी सुने होंगे। यूनेस्को जो यहाँ पर अलग अलग हेरिटेज साइट्स या फिर कल्चर को एनलिस्ट करता है, उसमें भी देर आर 2 लिस्ट, एक टेंजिबल है और एक इनटेंजिबल है। टेंजिबल ये वर्ड आपने यहाँ पर देखा, तो ये फिजिकल या मटेरियल एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब यहाँ पे जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को, लेकिन थोड़े से मटेरियल फॉर्म में। जैसे आपकी इच्छा हुई तो आपने मूर्ति बना दी, वो टेंजिबल है, उसको टच किया जा सकता है। आपने यहाँ पर किसी प्रकार का मॉन्यूमेंट बना दिया, तो मॉन्यूमेंट्स हो गए, मूर्ति हो गई, ये भी वे ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में है। लेकिन जब आप इनटेंजिबल की बात करते हो, तो इनटेंजिबल इज समथिंग जिसको यहाँ पे टच नहीं किया जा सकता। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक तरीके से एक्सपीरियंस है, जो कि आप अपने आंखों, कानों के थ्रू लेते हैं। मतलब मान लीजिए म्यूजिक है, थिएटर है, डांस है, फोक सॉन्ग्स है, तो ये भी वे ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इनटेंजिबल है। तो इनटेंजिबल में आपको बहुत से लिविंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। डांस, म्यूजिक जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर किए गए हैं। तो कल्चर में हम दोनों तरह की ही बात करेंगे, टेंजिबल भी बात करेंगे और इनटेंजिबल भी बात करेंगे। देखो पिक्चर में भी दोनों डिफरेंट लग रहे हैं। यहाँ पे मॉन्यूमेंट है, दिस इज टेंजिबल, लेकिन यहाँ पे ये एक थिएटर है, यहाँ पर ये डांस कर रहे हैं, कथकली डांस है। उस डांस को आप वहां पर बैठकर देख सकते हो, आंखों को तृप्त कर सकते हो, कानों को सॉन्ग से तृप्त कर सकते हैं। तो वो भी एक एक्सप्रेशन का ही तरीका है और उसे एक्सपीरियंस किया जाता है, राइट? तो आप यहाँ पर टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को देखोगे। अब हमारी कहानी शुरू कहाँ से हुई? तो जो चैप्टर का इनिशियल पार्ट है, शुरुआती पार्ट जो है, उसमें क्या किया गया है, उसमें यहाँ पे थोड़ा बैक से हम लेकर आ रहे हैं, कुछ बहुत सारी किताबों का जिक्र हम करेंगे, जिससे थोड़ा थोड़ा पता चलने लग जाता है कि हाँ, हमारे इंडिया में जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट हैं, जो कल्चर है, वो काफी पुराना है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले आर्ट को समझने से। क्यों पढ़ना है हमें? वॉट इज द रिक्वायरमेंट? आखिर आर्ट पढ़ने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? आज के समय में जब आप यहाँ पर लोगों को देखते हैं, तो लोग अपने रिचुअल से, रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें वो करते हैं, उससे काफी अटैच्ड होते हैं। जैसे आपने अक्सर यहाँ पे अपने घर के अंदर किसी तरह की ट्रेडिशन को देखा होगा,
उस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है ये कहकर कि ये पूर्वजों से फॉलो होता आ रहा है और हमारे एंसेस्टर्स ने इसे हमें दिया है, तो हम भी इसको कंटिन्यू करें। तो आर्ट आपके प्रेजेंट को तो समझने में हेल्प करता ही है, बल्कि वो हमारे पास्ट को समझने में भी हेल्प कर रहा है कि पास्ट से वो आर्ट कैसे पास ऑन हुआ। प्रेजेंट को बेहतर जानने के लिए आर्ट की हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है, कहाँ से आई वो कहानियां उसे जानना जरूरी है। लेकिन हम आर्ट को रैंडमली नहीं पढ़ सकते, रैंडमली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते कि कोई भी आर्ट फॉर्म उठा लिया और उसको पढ़ लिया। अगर हम यहाँ पे वाकई में जानना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में आर्ट इवॉल्व कैसे हुआ, तो हमें इसे प्रॉपर स्टोरी लाइन में, एक प्रॉपर टाइम लाइन में फिट करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जो अर्ली बुद्धिस्ट कल्चर था उसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिंबल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन समय के साथ वे ऑफ एक्सप्रेशन चेंज हुआ, यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। गांधर स्कूल ऑफ आर्ट आप आता देखेंगे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आप आता देखेंगे। या फिर शुरू में गॉड की जो वर्शिप थी, भगवान की जो पूजा थी, वो यज्ञ के थ्रू की जाती थी, यज्ञ परफॉर्म होते थे वैदिक पीरियड में। लेकिन वहीं जब आप मेडाइवल पीरियड में जाते हो तो वहां पर भक्ति की शुरुआत हुई, भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ, जिसने कहा कि भाई ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर की जो वर्शिप है, वो तो कैसे भी की जा सकती है। और आप देखते हैं ये जो चीज थी ना, कैसे भी की जा सकती है, इससे भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ने जन्म ले लिया, डांस ने जन्म लिया, म्यूजिक ने, थिएटर ने, बहुत सी चीजों ने। तो ये पूरा जो आर्ट है ये रैंडमली नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि जब आप इसको टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ते हो, व्हाट हैपेंड पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो आप यहाँ पर मनुष्य का वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे चेंज हुआ, उसे भी जान पाते हो। और तो और अगर हम यहाँ पर कंटेम्प्रेरी बेसिस पर इवेंट्स को पढ़ें कि भारत के एक हिस्से में लोग पेंटिंग बनाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर दूसरे में मूर्तियां बना रहे हैं, तो एक ही समय में एक्सप्रेशन की डाइवर्सिटी भी हमें समझ आती है। तो टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरकनेक्टेडनेस समझने में हमें हेल्प करता है, कैसे यहाँ पर डिफरेंट आर्ट जो है उसने अलग अलग समय में अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को क्या किया है, प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइमलाइन में ही इसको कवर करेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, ओरल ट्रेडिशन। यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन क्या चीज है, कैसे ये शुरू हुआ, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास पेन, पेपर, ये सब चीजें हैं ही नहीं, हमें लिखना आता ही नहीं है, हमने कोई लिपि, कोई स्क्रिप्ट जो है वो अभी इन्वेंट ही नहीं की है। तो उस टाइम पर अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ सिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ फिर आप उस आइडिया को फर्दर किसी और को सिखाओ, तो ये चीज वर्बली ही हो सकती है। मैं आपको वो ज्ञान ओरली दूंगी, आप ओरली ही उसको याद करने की कोशिश करोगे और फिर ओरली ही किसी को ट्रांसफर करोगे। ये ओरल ट्रेडिशन है और एंशिएंट टाइम में इसी ओरल ट्रेडिशन से चीजों की शुरुआत होती है। जब राइटिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी तब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तब भी हम यहाँ पर अपने आइडियाज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तब भी हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अपने विचारों को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने थॉट्स, फिलॉसफी को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ओरली ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध को ले लीजिए, गौतम बुद्ध ने अपनी जितनी भी शिक्षा दी वो ओरली दी, और ओरली ही यहाँ पर उनके डिसाइपल्स जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने उसको याद किया। हालांकि उन टीचिंग्स को बहुत आगे चलकर फिर लिखा गया। इवन जो लोकगीत होते हैं, आपने यहाँ पे कभी लोकगीत सुने होंगे, लोक कथाएं सुनी होंगी, आप अपने दादी, नानी, दादा, नाना जी से स्टोरीज आपने सुनी होंगी। वो स्टोरी जो आपको सुनाई गई है वो आपको याद हो गई, आपने 5 बार सुनी, वो कहानी आपको याद हो गई है, अब आप वो अपने बच्चों को सुना रहे हो। इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर उस चीज को लिखा नहीं गया है, बल्कि उसको ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर किया गया है। इसी को हम ओरल ट्रेडिशन कहते हैं।
तो ये जो ओरल ट्रेडिशन है, इसमें स्टोरी टेलिंग हो, कॉन्वर्सेशन हो, लोरियां भी ट्रांसफर आपको होती हुई देखने को मिलेंगी। एवरीडे इंटरैक्शन जो है उससे भी बहुत सी चीजें ट्रांसफर होती है। जैसे अगर मैं मेरी मदर के साथ रोज का जो कामकाज है उसमें यहाँ पर उनकी हेल्प करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मदर के साथ कुकिंग करूं, उनका जो कुकिंग का स्टाइल है उसको मैं यहाँ सीखूं और उसके बाद मैं वो चीज अपने बच्चों को ट्रांसफर करूं। तो यहाँ पर लिखने की तो कहीं प्रोसेस शामिल ही नहीं है। थिंग्स हैपेंड ओरली, डे टू डे इंटरैक्शन के थ्रू, कहानियों के थ्रू। ये ओरल ट्रेडिशन जो है ये हमारे इंडियन आर्ट में सबसे ज्यादा पुराना है। आज के समय में जो लोक गीत हैं, लोक कथाएं हैं, वो इस ओरल ट्रेडिशन की वजह से जिंदा है। तो ओरल ट्रेडिशन आप यहाँ देखेंगे, इस ओरल ट्रेडिशन ने ही यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में हेल्प की, पास करने में हेल्प की। ओरल ट्रेडिशन आपको और भी बहुत जगह दिखेगा, बहुत से आर्ट फॉर्म्स में भी दिखेगा, गुरु शिष्य परंपरा के तहत भी आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैं अपने गुरु से कथक सीखूं, अब वो कथक का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो भी उसके रूल्स हैं, वो मुझे सिखाए, वो मुझे बताए, उसको मैं मेमोराइज करूं, उसे मैं प्रैक्टिस करूं। यहाँ पे बीच में कहीं पर भी लिखने की प्रोसेस नहीं है, मैं यहाँ पूरी तरह से चीजों को याद करने की कोशिश कर रही हूँ, प्रैक्टिस के थ्रू, थोड़ा सा और जोर देके रिविजन करके। और उसके बाद मैं खुद यहाँ अगर कथक टीचर बनती हूँ और उसके बाद यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, तो इस पूरी प्रोसेस में गुरु ने मुझे सिखाया, मैं उनकी शिष्य थी, मैं आगे गुरु बनती हूँ और अपने शिष्यों को सिखाती हूँ। तो गुरु शिष्य परंपरा में भी आपको ओरल ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। गुरु शिष्य परंपरा में भी जो नॉलेज है वो इसी ओरल ट्रेडिशन के थ्रू पास की गई है, राइट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर देखना है जिसमें ऐसा हुआ, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा भी इन्वॉल्व थी, जिसमें ओरल ट्रेडिशन आपको दिखता है, वो है वेद। कैसे कैसे वेद? हुआ कुछ ऐसा कि एक समय होता था, एक टाइम होता था जिस समय के लोगों ने मंत्र कंपोज किए। और मंत्र किसके लिए कंपोज किए? अपने आसपास जो वो प्रकृति में देख रहे थे चीजें, नेचुरल फोर्सेस, जिनके पीछे का कारण उन्हें नहीं समझ आ रहा था, उसी को उन्होंने देवता माना। हवा चल रही है, वायुदेव। अग्नि में तपिश है, अग्निदेव। वर्षा क्यों होती है? इंद्रदेव। तो नेचर की जो वर्शिप उन्होंने की, प्रकृति की जो पूजा उन्होंने की, उन सभी गॉड्स के लिए उन्होंने मंत्र कंपोज किए। वो मंत्र उन्होंने कंपोज किए, याद किए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को याद करवाए, ओरली ट्रांसफर किए। फिर उस जनरेशन ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसी तरह से ओरली याद करते कराते, रटते रटाते उन वेदों में, मतलब जो मंत्र कंपोज किए गए थे उस पीरियड में, उन्हें जिंदा रखा। फिर आगे चल के कहीं 500-600 कॉमन एरा में उन मंत्रों को इकट्ठा किया गया, कंपाइल किया गया, प्रॉपरली उन्हें लिखा गया और उस किताब को हमने वेद नाम दिया। क्यों? क्योंकि वेद शब्द का मतलब यहाँ पे विद्या होता है, और ये जो वेद हैं इनके अंदर जो मंत्र हैं, वो मंत्र क्या कर रहे हैं? वो मंत्र यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड की नॉलेज हमें दे रहे हैं। जिस समय में उन मंत्रों को कंपोज किया गया था, उस समय के लोगों के बारे में हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्ञान दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं। इसीलिए उन कंपाइलेशंस को हमने वेद कहा। इन वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों? श्रुति शब्द का क्या मतलब है? इसका मतलब है सुनने के लिए। सोचो, वेद ओरल ट्रेडिशन के बेस पर जिंदा रहे हैं, इसीलिए तो इन्हें श्रुति कहा गया। इन्हें सुनते सुनाते, रटते रटाते याद रखा गया है, तो ये है श्रुति। श्रुति वर्ड से हम एक चीज और समझते हैं। श्रुति का मतलब ये भी है कि जिन्हें सिर्फ सुना जा सकता है, एडिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेदों को एटर्नल माना गया है और इन्हें हम अपनी तरफ से एडिट नहीं कर सकते, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते।
इस वजह से भी इन्हें श्रुति कहा गया। तो श्रुति वर्ड जो है वो ओरल ट्रेडिशन की वजह से भी है। उसके बाद आता है स्मृति ट्रेडिशन। स्मृति, स्मृतियां, यादें, मेमोरीज। तो स्मृति टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट हैं जिन्हें याद के आधार पर जिंदा रखा गया है। जैसे इनमें आती हैं कहानियां, इनमें आती हैं कथाएं। जैसे कि अगर आप अपनी दादी नानी से कहानी सुन रहे हैं तो वो जो आपको कहानी सुना रही हैं वो अपनी याद के आधार पर सुना रही हैं, जितना उनको याद है, जो उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा, उस आधार पर वो आपको सुना रही हैं। स्मृति टेक्स्ट जो हैं उनको एडिटेबल माना जाता है, इन्हें एटर्नल नहीं माना गया, इनमें एडिट किया जा सकता है और हर कोई अपने वर्जन में उन कहानियों को सुना सकता है। तो स्मृति टेक्स्ट में बहुत सी किताबें आती है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, धर्मशास्त्र है, ये सभी टेक्स्ट आपको दिखेंगे। तो श्रुति एटर्नल, जिन्हें सुना सुनाया जा सकता है, जिन्हें सुना सुनाया गया और जिंदा रखा गया, एग्जैक्ट सुन के जिंदा रखा गया। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर श्रुति टेक्स्ट की बात करूं तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें बारीकी से चीजें याद रखी गई हैं, उसमें गलती की स्कोप कम है। लेकिन स्मृति जो है ये थोड़ा ओपन एंडेड है। मैंने कोई कथा सुनी, उसके कुछ अंश मुझे याद है, वो मैंने फर्दर आगे किसी को सुना। तो स्मृति टेक्स्ट को एटर्नल नहीं माना गया, इन्हें एडिट किया जा सकता है, इनका नरेशन मेमोरी के आधार पर आप होता देखेंगे। राइट, तो ये है श्रुति और स्मृति टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जिनमें ओरल ट्रेडिशन क्लियरली दिख रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रेडिशन है कहानी सुनाने का, ये आज भी हमें दिखता है। वेदों वाली बातें थी, वेदों के बाद स्मृति टेक्स्ट आए, लेकिन ये आज भी हमें दिखता है, बस तरीके बदल गए हैं। आप यहाँ पे थिएटर के रूप में वही कहानियों का नरेशन देखोगे, लेकिन थिएटर के रूप में आप देखोगे वही रामायण महाभारत पुराण की जो कथाएं हैं, गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई जो जातक कथाएं हैं, जो लोकल कहानियां हैं, उन्हें आज भी सुनाया जा रहा है, पर तरीके बदल गए हैं। आप यहाँ पर बहुत से अलग अलग प्रकार की थिएटर देखोगे, जैसे रामलीला, ये एक थिएटर है। भवई अगर गुजरात में आप जाते हैं, ये भी एक थिएटर का प्रकार है। कावड़ कथा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप यहाँ पर एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनता हुआ देखोगे, बॉक्स टाइप, जिसके ऊपर पूरी की पूरी जो रामायण महाभारत की कहानी होती है उसको पेंट किया होता है, और जो नरेटर होता है वो उसको रेफर करते हुए आपको कहानी सुनाता है। तो आप ऐसा भी देखेंगे। तेरुकोटू तमिलनाडु में, बयलाता यक्षगान, ये भी थिएटर है। पटचित्र, ये आप अगर ईस्ट इंडिया मतलब बंगाल वगैरह में जाएंगे तो पट मतलब कपड़ा, कपड़े के ऊपर पूरा चित्र बनाया हुआ है। ये एक प्रकार का स्क्रॉल है जिसको आपके सामने इस तरह से खोला जाएगा, उसमें पूरी की पूरी स्टोरी होगी, उस स्टोरी को पॉइंट करते हुए, रेफर करते हुए नरेटर वो पूरी कहानी सुनाता है। तो देखो तरीके कितने अलग अलग हैं। थिएटर का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे यहाँ पर पेंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट स्टोरी नरेशन हो रहा है। राइट, अब थोड़ा परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर लेते हैं। वहां पे तो हमने ओरल ट्रेडिशन की बात की, अब हम यहाँ पर एक्टिविटीज की बात करेंगे। कुछ परफॉर्म करना है हमें, राइट, उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। ओरल ट्रेडिशन हमने समझ लिया, उस ओरल ट्रेडिशन के तरीके अब थोड़े से अलग हैं, इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे आप यहाँ पे डांस देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है। कुछ परफॉर्म कर रहे हो आप, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे वैदिक रिचुअल्स, यज्ञ। यहाँ पे जो प्रकृति है जिसे देवी देवता के रूप में देखा गया, उनकी पूजा कर रहे हैं हम यज्ञ परफॉर्म करके। यज्ञ को परफॉर्म किया जाता है, उसके कुछ रूल्स हैं, राइट, उसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं, जो जैसे फर्स्ट स्टेप जो है उसको यहाँ पर हवन कुंड बनाओ, सेकंड स्टेप जो है उसमें कुछ पर्टिकुलर
फल फूल लेकर आओ। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है उसका सबसे अर्लीस्ट एविडेंस वैदिक यज्ञ ही है, रिचुअल्स ही है, जिसमें बहुत कुछ हो रहा है, जिसमें आपको म्यूजिक भी दिखेगा, डायलॉग्स दिखेंगे, बहुत का सा मूवमेंट दिखेगा। कैसे? आप इमेजिन करना, एक यज्ञ परफॉर्म किया जा रहा है, उस यज्ञ को करने के लिए किसी ने हवन कुंड भी तो बनाया होगा, उस यज्ञ के दौरान कोई मंत्र का उच्चारण भी तो कर रहा होगा, राइट? उस यज्ञ के दौरान कोई यहाँ पर आग जला रहा है, उसके अंदर घी अर्पित कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। देयर आर मूवमेंट्स, कुछ मूवमेंट हो रहा है उस दौरान, ठीक है? तो एक यज्ञ जो है उसे परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स का अर्लीस्ट एविडेंस यज्ञ कहा जाता है, यज्ञ कहा जा सकता है। ओके, यहां से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमें वैदिक पीरियड में, एंशिएंट टाइम में, सिर्फ यही नहीं, बहुत से और भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ इशारा कर रहे थे। जैसे कि ऋग्वेद ले लीजिए आप, 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के अंदर सभी नेचुरल फोर्सेस को डेडिकेटेड मंत्र हैं। उन मंत्रों में एक देवी का नाम मिलता है हमें, उषा। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी नेचुरल फोर्सेस है उन्हीं को गॉड माना गया है। तो उषा है कौन? डॉन मतलब डॉन मतलब जो सवेरा होता है, ठीक है, डस्क टू डॉन जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सवेरा है, सुबह जो आसमान जो है उसमें जो छटा होती है, जो खूबसूरत रंग बिखरे होते हैं, उसको भी देवी के रूप में देखा गया है, उसे उषा कहा गया है। तो ऋग्वेद क्या कह रहा है? ऋग्वेद कह रहा है कि उषा तो मानो ऐसे आ रही हो जैसे एक खूबसूरत नाचती नारी। तो आप ये देखिए, वहां पे नाचने का वर्णन है, डांस का वर्णन है, जो कि अपने आप में एक परफॉर्मिंग आर्ट है। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सामवेद। सामवेद के बारे में मैं आपको बता दूं, साम शब्द का मतलब म्यूजिक होता है। देखो, ऋग्वेद जो है उसमें आपको क्या मिलेगा? ऋग्वेद में आपको मंत्र मिलेंगे, मंत्र, सिर्फ मंत्र हैं उसमें। लेकिन उन मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, क्या टोन होनी चाहिए, वो डिटेल्स सामवेद के अंदर है। क्योंकि मंत्रों का जो उच्चारण है और उनके जो टोन है, उसी से वातावरण में एक एनर्जी क्रिएट होगी, तो वो सही होनी चाहिए। तो सामवेद हम कह सकते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्स है हमारे पास, जो म्यूजिक की तरफ इशारा कर रहा है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टोन्स दे रखी है कि भाई वैदिक चैंटिंग जो आपको करनी है वो कैसे कैसे अलग अलग नोट्स में आपको करनी है। उदत्त यानी रेज्ड, आवाज ऊंची करके। अनुदत्त यानी कि थोड़ी सी लो पिच में। स्वरित, मिक्स। तो इस तरीके से क्या किया गया है, सामवेद में आपको थोड़ी डिटेल्स मिलेंगी। और कहीं ना कहीं आगे चलकर म्यूजिक भी इसी चीज पर डेवलप होगा, राइट? हाई पिच, लो पिच, हाई एम्पलीट्यूड, लो एम्पलीट्यूड, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा म्यूजिक जो है वो डेवलप होगा। इवन यहाँ पर आपको आगे चलकर सामवेद के ऊपर ही बहुत से ऐसे टेक्स्ट बिल्ड होते दिखेंगे जो स्वरों की बात करेंगे। सा रे ग म प ध नि, सप्त स्वरों की बात करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ ओरिजिन देख रहे हैं, शुरू कहाँ से हो रही है, कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमने ओरल ट्रेडिशन को समझा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी थोड़े बहुत छुटपुट एग्जाम्पल्स हमें कुछ किताबों के जरिए पता चल रहे हैं कि हाँ वो थे, और उसके बाद फर्दर वो और ज्यादा डेवलप होंगे। तो यहाँ कुछ और एग्जाम्पल, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वेदों में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है, धुंधुबी। धुंधुबी एक प्रकार का बड़ा सा ड्रम है जिसे जोर जोर से बजाया जाता है जब एक राजा युद्ध लड़ने जाता है। तो ये जो धुंधुबी है ये यहाँ पर वॉर में भी बजती थी और पीस में भी कभी कभी बजा देते थे। मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट है, डांस है, वो कहीं ना कहीं एंशिएंट पीरियड में
बहुत अर्ली फेज में भी हमें दिख रहा है। वी हैव सच एविडेंसेस। बल्कि वैदिक पीरियड से पहले तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन ही आ जाता है, उसमें भी आपको कुछ ऐसे स्कल्पचर्स मिल जाएंगे जो डांस म्यूजिक की तरफ हमें डायरेक्ट कर रहे हैं। देयर आर सम मोर टेक्स्ट, कुछ और भी यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। हमें एंशिएंट टाइम में एक वर्ड कुछ किताबों में सुनने को मिलता है, सूत्रधार। सूत्रधार कौन होता है? सूत्रधार, यहाँ पे सूत्र का मतलब होता है धागा। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो धागे के हर हिस्से को जोड़ रहा है, यानी कि जो पूरी स्टोरी टेलिंग चल रही है उस स्टोरी टेलिंग में हर एक स्टोरी के पार्ट को जोड़ रहा है, बेसिकली सूत्रधार नरेटर होता है। आपको यहाँ पर सूत्रधार नरेटर के रूप में देखने को मिलेगा। सुत्त परंपरा, ये भी यहाँ पर डेवलप हुई, ये भी स्टोरी टेलिंग का एक ट्रेडिशन है। इसमें भी सुत्त इज सूत्र, यानी कि धागा, कैसे वो यहाँ पे कनेक्ट करता है चीजों को। तो यहाँ पे सूत्र जो है, सूत्र परंपरा में क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है, जो सूत्रधार है आपका वो यहाँ पर बहुत सारी एपिक्स, बहुत सारी स्टोरीज, कथाओं को नरेट करता है। तो ये भी कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ओरल ट्रेडिशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग थी, परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो एंशिएंट इंडिया में हुआ करता था। इसी तरह से अगर आप पाणिनि की अष्टाध्यायी देखोगे, पाणिनि कौन थे? संस्कृत के ग्रामेरियन थे, वैदिक पीरियड के आसपास का ही समय माना जाता है उनका। उन्होंने अष्टाध्यायी संस्कृत की ग्रामर की बुक लिखी है। उसके अंदर उन्होंने कुशीलाव ट्रेडिशन का जिक्र किया है, जिसका मतलब क्या है? कुशीलाव ट्रेडिशन या कुशीलाव किन्हें कह रहे हैं? वो यहाँ पर सिंगर्स, एक्टर्स, परफॉर्मर्स जो हैं उनको रेफर कर रहे हैं इस वर्ड से। इसी तरह से महाभारत आप देख लीजिए, महाभारत जैसे टेक्स्ट में भी जगह जगह हमें डांस, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ी हुई कुछ मेंशंस देखने को मिलते हैं। जैसे उसमें कथक नाम की एक कम्युनिटी के बारे में बताया गया है कि ये जो कम्युनिटी है ये एंटरटेनमेंट के लिए थी, ये यहाँ पर डांस, म्यूजिक, ड्रामा वगैरह किया करती थी, ऐसा आप पाएंगे। तो इस एपिक में कथक, इनको रिकॉर्ड किया गया है, इनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी प्रकार से उग्र श्रव सौती, ये महाभारत में मेंशन्ड है एज नरेटर। उग्र श्रव सौती, कहा जाता है कि ही इज द वन जिन्होंने महाभारत को नरेट किया। ठीक है, तो उग्र श्रव सौती, बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे एविडेंस आपको मिलेंगे। ये बुक अच्छी लगी मुझे क्योंकि इसमें काफी नई चीजें भी थी, जैसे कि मैंने कथक कम्युनिटी के बारे में पहली बार सुना, या उग्र श्रव सौती जो है इनके बारे में पहली बार सुना। तो दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, जिसको नोट डाउन किया जा सकता है। फिर लोग जो थे वो डांस, म्यूजिक से ऐसे ही कनेक्ट नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं वो उसको डिवाइन भी मान रहे थे, उसको डिविनिटी से भी कनेक्ट कर रहे थे, गॉड से भी कनेक्ट कर रहे थे। जैसे कि नटराज, शिव जो हैं, शिव जी, भगवान शिव, उनको नटराज, नृत्य के राजा के रूप में देखा गया। शिव जी जो हैं उनको नृत्य प्रिय, वन हु डिलाइट्स इन डांस, जिनको डांस पसंद है, उस रूप में देखा गया। भगवान कृष्ण जो हैं उनके हाथों में आपको मुरली देखने को मिलेगी, जो इंस्ट्रूमेंट है। तो मुरलीधर के रूप में जो आप देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में आप देखते हैं। रावण को देखिए आप, रावण जो है वो यहाँ पर रामायण में म्यूजिशियन के रूप में भी दिखाया गया है कि वो बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन था, बढ़िया वीणा बजाया करता था। इवन बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे टेक्स्ट, पौराणिक कथाएं हैं, महाभारत है, रामायण है, उनमें बहुत सारी ऐसे कैलेस्टियल आर्टिस्ट का जिक्र है जो डांस और म्यूजिक से जुड़े हुए थे, जैसे कि अप्सराज हैं, गांधर्वाज हैं, और इन्हें आप पेंटिंग्स में, मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियों के रूप में भी देखोगे आगे जब हम पिक्चर्स देखेंगे। इसी तरह से किन्नर हैं, ये सब यहाँ पे कैसे पोर्ट्रे किए गए हैं? डांस, म्यूजिक से जुड़े हुए फिगर्स के रूप में पोर्ट्रे किए गए हैं। आज भी टेम्पल आर्किटेक्चर में टेम्पल्स के ऊपर आपको इनकी मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। महाभारत पर अगर हम एक बार फिर से लौटे तो वहां पर अर्जुन को हम देखते हैं। अर्जुन जो कि यहाँ पे अज्ञातवास जो रहा, उसमें
बृहनला के रूप में आपको दिखेंगे, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, जिसमें वो बृहनला बने हैं और वो यहाँ पे डांस सिखाते हैं। डांस और म्यूजिक के टीचर के रूप में आप देखोगे प्रिंसेस उत्तरा को वो सिखा रहा है। तो महाभारत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, वेद ले लीजिए, पाणिनि जैसे लेखक की ग्रामर बुक ले लीजिए, उन सभी में डांस, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही कुछ ना कुछ जिक्र मिल जाता है। और उनका जिक्र होना इस चीज को दिखाता है कि ये सब समाज का हिस्सा था। कोई भी चीज अगर इन किताबों में मेंशन है, आज भी अगर मैं कोई स्टोरी बुक लिखती हूँ तो मेरी स्टोरी बुक में कहीं ना कहीं आज के समय में आसपास में जो देख रही हूँ उसका थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आएगा, और वही चीज यहाँ दिख रही है। तो ओरल ट्रेडिशन हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, डांस हो, म्यूजिक हो, थिएटर हो, ये इस चीज का पार्ट था, हमारे इंडियन आर्ट का पार्ट था, है। एंशिएंट टाइम से उस चीज को हम देख रहे हैं। तो ये था एक ओवरव्यू कि यहाँ पे कैसे हमने डांस म्यूजिक को डिविनिटी से भी कनेक्ट किया है। महाभारत रामायण जैसी कथाओं में कहीं ना कहीं उसका जिक्र हमें मिल जाता है, पाणिनि की अष्ट अध्याय में उसका जिक्र मिल जाता है, वेदों में हमें इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, डांस जो है उसको इनडायरेक्टली रेफर किया गया है, ओरल ट्रेडिशन हमें मिल रहा है। ये एक ओवरव्यू है, ये एक ओरिजिन है, कहाँ से ये शुरुआत हुई उसको दिखा रहा है। आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम यहाँ पे कुछ ग्लिम्पसेस, कुछ झलकियां लेंगे इंडियन आर्ट की, लेकिन उसी के पैरेलल दुनिया में क्या चल रहा था वो भी देखने वाले हैं। और ये प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, यानी क्रोनोलॉजी में होगा। इसका मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान भारत में कौन कौन से आर्ट कल्चर के एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं, बट उसी समय में दुनिया में किस प्रकार के आर्ट फॉर्म्स हमें नजर आ रहे हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो ये चीजें पैरेलली चलेंगी। ये इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन हिस्सा है जो कि मुझे पसंद आया, और इसमें काफी कुछ नई इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिलेगी जिससे आप नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 50,000 से 4,000 बिफोर कॉमन एरा के बीच। पहले तो ये पीरियड कौन सा पीरियड है? ये पीरियड है आपका प्री हिस्टोरिक। भैया प्री हिस्टोरिक क्या होता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड वो समय है जिस टाइम पे लोगों ने लिखना शुरू नहीं किया था, राइटिंग की डेवलपमेंट ही नहीं हुई थी, मतलब लोगों ने स्क्रिप्ट ही इजाद नहीं की थी। स्क्रिप्ट क्यों चाहिए? अब इतना कुछ स्क्रीन के ऊपर लिखा है, ये भी तो एक लिपि की सहायता से ही लिखा है। रोमन स्क्रिप्ट है, ABCD, उन्हें जोड़ के वर्ड्स बनाए, वर्ड्स जोड़ के सेंटेंस बनाए। यू नीड स्क्रिप्ट। देवनागरी क ख ग घ ण, वो भी स्क्रिप्ट है। तो ये वो समय माना जाता है जब स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई, और इस टाइम को प्री हिस्टोरिक फेज कहते हैं। इस पूरे पीरियड को सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेस पे पढ़ा जा सकता है, मतलब खुदाई वगैरह करने पर जो मटेरियल मिला, क्योंकि लिखित प्रमाण तो नहीं मिल सकते, रिटन एविडेंस तो नहीं मिल सकते। तो ये प्री हिस्टोरिक फेज है, और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे भारत का स्टोन एज आता है, पाषाण युग, स्टोन एज। स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहते हैं भाई? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस पूरे पीरियड को हमने स्टोन्स के टूल्स की सहायता से ही समझा कि आखिर लोग कैसे थे, कैसा जीवन जी रहे थे। बट इसी स्टोन एज में उन्होंने खुद को एक्सप्रेस भी किया है, और एक्सप्रेस किया है पेंटिंग्स के थ्रू। तो स्टोन एज या प्री हिस्टोरिक फेज वो समय है जब हमें केव पेंटिंग्स मिलती हैं, और ये केव पेंटिंग्स हमें भारत के बहुत सारे जगहों से मिली है, बहुत सारी गुफाओं से मिली है, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपको मिलती है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। ये तो साइट आपने जरूर सुनी होगी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस साइट में लोग रहे भी हैं, उन्होंने काफी लंबा समय इसे एज अ हैबिटेशन साइट यूज किया, बट इसी के साथ खुद को एक्सप्रेस किया। इनकी वॉल्स के ऊपर आपको कुछ ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ऐसे ही अगर आप उत्तराखंड जाते हो तो वहां पे लखोदियार एक साइट है, वहां पर भी ऐसी ही कुछ पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में आखिर दिखाया क्या है? अब आप यहाँ पे फिगर्स देख रहे हो, ये हाथ पकड़ रखे हैं इन्होंने, ये डांस कर रहे हैं। एक्चुअल में इन पेंटिंग्स में आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड के लोगों की सोशल लाइफ देखने को मिलेगी। कहीं पर ये शिकार करते हुए दिखेंगे,
कहीं पर ये यहाँ पे डांस म्यूजिक नाच गाना करते हुए दिखेंगे, कहीं पर जानवर पशु पक्षी पंछी दिखाए हुए हैं। इवन आप यहाँ पर इस पेंटिंग में देखो तो ये जो फिगर हमें दिख रहा है ये तो डांस कर रहे हैं सब हाथ की चेन बना के, लेकिन ये जो फिगर है ये कुछ ढोलक जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाता दिख रहा है। तो हमें इन पेंटिंग्स में, पेंटिंग अपने आप में एक आर्ट है, लेकिन पेंटिंग के अंदर भी हमें दिख रहा है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो डांस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है। यहाँ पे कलर्स जो है वो बहुत ही नेचुरल यूज किए गए हैं। आपके जो गेरू होता है, हेमटाइट हो गया, वो यूज किया है, रेड कलर दिख रहा है। व्हाइट जो है वो चावल के पेस्ट से बन सकता है, या कॉर्न शेल जो है उसको पीस के पाउडर बना के भी यूज किया गया है। तो जो भी कलर्स यहाँ पर यूज हुए वो नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल इन्होंने किया। तो इस पीरियड में, प्री हिस्टोरिक फेज में, आपको इस तरह की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स भारत में मिलेंगी एज अ आर्ट। पर जैसे ही आप वर्ल्ड वाइड जाते हो तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमें दिखते हैं। जैसे अगर आप पहले ही मैं आपको बता दूं कुछ साइट्स का अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ। यहाँ पे अल्टमीरा स्पेन में, शोवेट और ये लस्कॉक्स फ्रांस में आप देखोगे, सुलावेसी इंडोनेशिया में आप देखोगे। इन साइट्स में हमें केव पेंटिंग्स मिली हैं, जैसे भारत में आपने देखी। जैसे ये केव पेंटिंग जो है ये फ्रांस में पाई गई, इसमें बुल दिखाया गया है। इसी तरह से निएंडरथल फ्लूट्स, मतलब ये इस पीरियड के फ्लूट्स जो हैं जो कि हड्डियों से बनाए गए, वो भी हमें मिल रहे हैं। जगह स्लोवेनिया, 50,000 साल पुराना एक फ्लूट के फ्रेगमेंट हमें यहाँ मिले हैं, जो अगेन म्यूजिक, पेंटिंग, डांस इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी हमें दे रहे हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, इसका सही प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। मैं शायद टंग ट्विस्टर बना रही हूँ इसको, वो देख लीजिएगा। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम 4000 से 500 बिफोर कॉमन एरा के बीच में चलते हैं। अब जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर हमारे पास भारत में जो एग्जाम्पल है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि सरस्वती भी एक नदी हुआ करती थी उस टाइम पे, अब थोड़ी लुप्त हो गई है। सिंधु आपकी इंडस है। अब ये जो सभ्यता थी इस पीरियड से जो बिलोंग कर रही है, उसमें हमें बहुत सारा आर्ट मिला है। बहुत सारे पत्थर की मूर्तियां हमें मिली है, प्रीस्ट किंग का स्कल्पचर। मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां हमें मिली है, जिनको मिट्टी से बना के आग में तपाया गया है। इसीलिए हमने यहाँ मिट्टी नहीं लिखा, टेराकोटा लिखा। टेराकोटा का मतलब बेक्ड क्ले होता है। हमें ब्रॉन्ज के, मेटल के बहुत से स्कल्पचर मिले हैं। जैसे ये स्कल्पचर देखो, ये स्कल्पचर अभी न्यूज में भी था, आपने देखा। इसी मधुरिमा बुक में ये स्कल्पचर जो है, इसको, ये अनक्लैड है, इस स्कल्पचर को कवर कर दिया गया था। ये स्कल्पचर डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो जो साइट है आपकी, वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो ये मेटल का स्कल्पचर है भाई। अब मेटल को पत्थर की तरह तो काटा नहीं जा सकता, उसको तो पिघले हुए रूप में ही फॉर्म देना पड़ता है। यानी आपको एक सांचा तैयार करना पड़ेगा। पहले आपको मूर्ति वैक्स से बनानी होगी, वैक्स के ऊपर पूरा क्ले कवर करना पड़ेगा। उसके बाद उसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, फिर उसको आग में तपाइए। वो बाहर का क्ले टाइट हो जाएगा, अंदर का वैक्स पिघल के बाहर आ जाएगा, मतलब एक तरह का सांचा रेडी हो जाएगा। अब उस सांचे में मोल्टन मेटल डाला जा सकता है। इस टेक्निक को हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, और उसी से ये स्कल्पचर बनाया गया है। आज भी इस लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल भारत के कई हिस्सों में होता है। जैसे अगर आप झारखंड छत्तीसगढ़ साइड जाओगे तो वहां पे डोकरा आर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पॉटरी है, सील्स है, इस तरह का काफी आर्ट फॉर्म्स, ज्वेलरी है, ये सब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है। बट उसी के पैरेलल अगर हम जाते हैं थोड़ा सा मेसोपोटामिया, थोड़ा इजिप्ट, थोड़ा चाइना, थोड़ा पर्शिया, तो वहां पर भी हमें कुछ आर्ट फॉर्म्स मिलेंगे। आइए देखते हैं वो क्या है। पहले तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सभ्यता जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी थी। मैं आपको मैप में समझाती हूँ।
ये रफ मैप है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी, ऐसे करके। ये सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आप इस तरफ आ जाइए। इस तरफ आप यहाँ पे यहाँ पे जो आप अफ्रीका देखते हो, ये जो आप रेड सी देख रहे हो, यहाँ पे जो आप पर्शियन गल्फ देख रहे हो, तो ये जो पर्शियन गल्फ है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर दो नदियां आपको दिखेंगी, यूफ्रेटस और टिग्रिस। इन नदियों के बीच में जो सभ्यता पनपी उसको हम मेसोपोटामियन सभ्यता कहते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसो यानी मिडिल, पोटामिया जिसका मतलब होता है टू रिवर्स, तो दो नदियों के बीच में पनपने वाली सभ्यता मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्प्ररी थी। मतलब भारत में जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देख रहे हो तो उसी टाइम पे ये सभ्यता भी थी, दोनों कंटेम्प्ररी समकालीन थी। पर दोनों में फर्क क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके प्री हिस्ट्री में आती है, सॉरी माफ कीजिए, ये आपकी प्रोटो हिस्ट्री में आती है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब हुआ कि इस सभ्यता में हमारे पास रिटन एविडेंस हैं, लेकिन वो हमें समझ नहीं आ रहे, मतलब हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में से भी राइटिंग्स पाई गई हैं, और ये जो राइटिंग्स हैं ये हमने डिकोड कर ली हैं। मतलब जस्ट इमेजिन, एक सभ्यता ऐसी है जो इंडस वैली की ही कंटेम्प्ररी है, वहां पर भी लिखित प्रमाण मिले हैं, बट वो हमने डिकोड कर लिए हैं। इसीलिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हिस्ट्री में आती है, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री में काउंट होती है। तो हमें मेसोपोटामिया से क्या मिला? मेसोपोटामिया से हमें क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स मिली है। क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स क्या होती है? ये इस तरह की क्ले की टैबलेट्स मिली हैं, और इसके ऊपर सुमेरियन स्टाइल में लिखा हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पे मेसोपोटामिया की जो भी स्क्रिप्ट थी उसमें लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है ये हमने डिसाइफर भी कर लिया है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या थी उसके रिटन एविडेंस हमें समझ आ गए हैं, और ये हमें यहाँ से मिल रहा है। तो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स है, ये क्ले की टैबलेट्स है, इसमें आपको राइटिंग वगैरह मिलेगी। इसी तरह से अगर आप इजिप्ट जाते हो तो इजिप्ट में आपको मिलते हैं पिरामिड्स। वहाँ के जो फेरोज होते थे, वहाँ के जो रूलर्स होते थे, उनकी जब डेथ हो जाती थी तो उन्हें बहुत सारी वेल्थ के साथ यहाँ पे पिरामिड्स, उन्हें दफना के इस तरह से उनके ऊपर पिरामिड्स बना दिए जाते थे। तो पिरामिड्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से इजिप्ट में आपको काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखो आप, ये एक हार्प है, इसको यहाँ पर ऐसे आपके शरीर के आगे रख के स्ट्रिंग्स को प्लग करके बजाया जा सकता है, इसको हार्प कहते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे एखर नोफ्रेट स्टेला। ये कौन है? ये इजिप्ट के एक राजा के अंडर राजकोष का रखवाला होता था, ट्रेजरर होता था। तो उसका एक इंस्क्रिप्शन है, उसका एक अभिलेख पाया गया है। उस अभिलेख में क्या मिलता है? उस अभिलेख में एक रिचुअल की जानकारी मिलती है, और उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स पहनने हैं, क्या क्या प्रॉप्स यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, वो सब इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। वो जो रिचुअल है, उस रिचुअल को अबाइदोस नाम की जगह पे परफॉर्म किया जाता, और ओसाइरिस नाम के भगवान के लिए परफॉर्म किया जाता। तो ये आपको नहीं लगता कि एग्जाम्पल हो गया परफॉर्मिंग आर्ट का? परफॉर्मिंग आर्ट का एक हमारे पास एविडेंस यहाँ पर हो गया। आइए मैं आपको वो इंस्क्रिप्शन दिखाती हूँ। ये है वो इंस्क्रिप्शन, एखर नोफ्रेट स्टेला का इंस्क्रिप्शन है ये। इस पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई। तो परफॉर्मिंग आर्ट का ही एग्जाम्पल हुआ, कॉस्ट्यूम वगैरह प्रॉप्स क्या यूज होंगे वो सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है, और ये ओसाइरस नाम के गॉड के लिए परफॉर्म होता था रिचुअल। ये जो पूरी परफॉर्मेंस है, ये जो पूरा इंस्क्रिप्शन है, इसको पैशन प्ले ऑफ अबाइदोस भी कहते हैं इंस्क्रिप्शन को, जो कि एक प्रकार के प्ले, एक रिचुअल की हमें जानकारी दे रहा है, उससे जुड़ी हुई डिटेल्स हमें दे रहा है। सो अब हम नेक्स्ट पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं,
जिसमें हम 500 से बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा के बीच के पीरियड को कवर करेंगे। असल में बहुत लंबा पीरियड है, लगभग आप देख सकते हो 1100 वर्ष। तो 1100 वर्ष में बहुत कुछ हुआ। 1100 वर्षों में यहाँ पे बहुत से किंगडम्स आए, बहुत सी डायनेस्टीज आई हैं। आप मौर्यन डायनेस्टी को देखोगे, उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड है, कुशान्स है, इंडो ग्रीक्स का आना हुआ भारत में, फिर गुप्ताज का पीरियड भी आप आता देखते हैं। इसी तरह से साउथ में आप पाएंगे कि कैसे संगम पीरियड जो है, चोला चेरा पांड्यास का पीरियड आता है। तो काफी लंबा पीरियड है और इसमें हमें बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ पार्ट मिलेगा। काफी कुछ लिखा गया है, काफी सारी स्कल्पचर्स हैं, आर्किटेक्चर है। सो लेट्स सी ये बुक हमें कौन सी एग्जाम्पल्स दे रही है। तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर बुक हमें कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में बता रही है। कुछ अच्छी बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि भारत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा, इन सभी से जुड़ी हुई डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। और इसमें एक चीज है रस थ्योरी। रस थ्योरी क्या है, जो नाट्य शास्त्र में काफी डिटेल में दी हुई है। 9 प्रकार के रस होते हैं। हर तरह का वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसमें रस होता है। जैसे अभी मैं फिलहाल यहाँ पे अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं काफी खुश हूँ, तो उसमें आप श्रृंगार रस देखेंगे। इसी तरह से आपने कुछ कविताएं पढ़ी होंगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता में वीरता दिखाई गई है, तो वीर रस है। या फिर आपने भगवान शिव को तांडव करते हुए यहाँ पे पढ़ा होगा। तांडव जो है उसमें रौद्र रस होता है, गुस्सा होता है। तो इस तरह से रस भाव को दर्शाते हैं और ऐसे करके आपको 9 रस देखने को मिलेंगे। उन रसों के बारे में भी नाट्य शास्त्र में काफी डिटेल में दिया हुआ है। तो इस पीरियड के बीच ये एक किताब भारत मुनि के द्वारा जो रचित है वो हमें डांस, म्यूजिक, आर्ट की तरफ लेकर जाती है। इसी तरह से एक और टेक्स्ट आप देखोगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर चित्र सूत्र है। ये क्या है? चित्र सूत्र हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर मूर्ति जो है वो बनानी कैसे है। बेसिकली ये हमें डिटेल देता है आइकोनोग्राफी की। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दूं तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे, आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी मतलब कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं एक पर्टिकुलर मूर्ति के जिसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये मूर्ति है किसकी। जैसे अगर आपको यहाँ पर एक फिगर दिखे जिसके एक हाथ में चक्र हो, दूसरे हाथ में शंख हो, एक और हाथ जो है उसमें लोटस हो, तो सिर्फ उन फीचर्स को देख के आप बता दोगे कि ये लॉर्ड विष्णु की मूर्ति। इसी तरह से अगर एक हाथ में यहाँ पर त्रिशूल है, उनके गले के यहाँ पर आपको स्नेक नजर आ रहा है, उनके बाल जो है वो खुले हुए हैं, जट मुकुट आपको दिख रहा है जिसमें गंगा नदी दिखाई हुई है, चंद्र दिखाया है, तो सिर्फ इन फीचर्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो फिगर है इसमें यहाँ पर लॉर्ड शिव को दिखाया गया है। उसी को आइकोनोग्राफी कहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बुक हम बात कर रहे हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसका जो चित्र सूत्र है वो हमें ये सारी डिटेल्स देता है। किस तरह का फेस होना चाहिए, आंखें कैसे बनानी है, कान कैसे बनाने हैं, पर्टिकुलर गॉड जो है उनके कौन कौन से फीचर्स होंगे, आइकोनोग्राफी की जानकारी भी आपको विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिल जाती है। इसके बाद एक और टेक्स्ट है सिलापड़िकारम, इलांगो अधिकल के द्वारा लिखित रचित। सिलापड़िकारम ये पहली बात तो तमिल भाषा का एपिक है, तमिल भाषा में लिखी गई एपिक है ये। इसका लिटरल मतलब होता है द स्टोरी ऑफ एंकलेट। क्यों कर रहे हैं हम इसका जिक्र? क्योंकि इसमें हमें भरतनाट्यम का जिक्र मिलता है। इस पर्टिकुलर बुक के अंदर माधवी नाम की एक कैरेक्टर है जो कि टेम्पल डांसर हैं, और टेम्पल डांसर्स जो हैं वहीं से ये पूरा भरतनाट्यम डांस निकल कर आया। तो भरतनाट्यम का जो ओरिजिन है, अर्ली पीरियड है, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इलांगो अधिगल के द्वारा ये रचित है। इसके बाद जब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखते हो तो आपने देखा पीछे ग्रामर की बुक कहीं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक की बात कर रही थी, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नाट, नर्तकी, गायक, वादक, इस तरह के प्रोफेशनल
लोगों की बात की गई है, जो नाट्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, बजायन कर रहे हैं। कौटिल्य तो ये तक कहते हैं कि इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था इकोनॉमी में। तो यहाँ पर भी उनका जिक्र जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो देयर आर बुक्स, इस पीरियड में बुक्स हैं जो कि डांस म्यूजिक की बातें कर रही हैं, आर्ट की बातें कर रही हैं। फिर आर्किटेक्चर पर आ जाते हैं। ये वो समय रहा जब बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसी फिलोसफीज आई। अब इन फिलोसफीज ने श्रमण ट्रेडिशन को पॉपुलर किया। श्रमण कौन होता है? श्रमण वो व्यक्ति होता है जो ज्ञान की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटके, एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। अब बारिश के मौसम के अलावा बाकी हर वक्त यहाँ पे जो बुद्धिज्म, जैनिज्म या आजीविका के भिक्षु होते थे, यानी कि मॉन्क या फिर जो भिक्षुनी होती थी यानी नन, वो पूरे साल आपको क्या दिखेंगी? पूरे साल आपको यहाँ पे ट्रैवल करती हुई दिखेंगी। लेकिन बारिश के मौसम में उन्हें एक जगह ठहरना पड़ता था। अब ठहरने के लिए वो नेचुरल केव्स का यूज करते थे। पर धीरे धीरे करके बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसी फिलॉसफी पॉपुलर हो गई और राजाओं ने भी इन्हें प्रमोट करना शुरू किया। तो राजाओं ने यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों में गुफाएं कटवानी शुरू की, जिसे हम केव आर्किटेक्चर कहेंगे। और ये जो केव्स थी, इन्हें यहाँ पर इन भिक्षु भिक्षुनियों के द्वारा, श्रमण्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया दो रूप में, एक चैत्य और दूसरा विहार। चैत्य वो स्थान होता है जिसे वर्शिप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं विहार जो है ये वो स्थान है जो रहने के लिए किया जा रहा है। तो केव्स का इस्तेमाल दो रूप में है, वर्शिप प्लेस के रूप में भी और रहने के रूप में भी। तो आप यहाँ बहुत सारी केव्स देखेंगे महाराष्ट्र में। ज्यादातर केव्स जो है वो महाराष्ट्र में आपको दिखेंगी। रीजन, यहाँ पे अच्छा बसाल्ट रॉक है, इग्नियस रॉक है, उसमें केव्स काटी जा सकती हैं। तो काफी अच्छे एग्जाम्पल बराबर है, बरहुत। चलो बरहुत तो आपका एमपी में है, विदिशा भी एमपी में है, लेकिन ये जो बराबर केव है, माफ कीजिए, आई एम वेरी सॉरी, बराबर, बरहुत, बराबर जो है ये आपके बिहार में है। बिहार में कुछ अर्ली केव्स बिहार वाले रीजन में भी है। बरहुत जो है ये आपका एमपी में है। इसी के साथ साथ विदिशा एमपी, वैशाली जो है ये भी आपका बिहार है। उदयगिरी केव्स ये आपकी एमपी में है। खंडगिरी केव्स ये आपकी उड़ीसा में है। सारनाथ की अगर आप बात करते हैं, कुशीनगर की बात करते हैं आप, तो ये आपकी यूपी में है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपको मेजरली कहाँ मिलेंगी? आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में। मतलब भारत में काफी जगहों पर केव्स हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आपको ज्यादा केव्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दो ही एग्जाम्पल हैं, बट इसके अलावा आपको भाजा, बेरसा, कारले, इस तरह की बहुत सारी केव्स महाराष्ट्र में मिलती हैं। बट यस ऑब्वियसली बराबर, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। ये जो बराबर केव है ये जहानाबाद बिहार में है। ये मौर्यन पीरियड से जुड़ी केव है। बरहुत में जब आप आते हो, यानी कि एमपी में जब आप आते हो, तो एमपी में बरहुत में केव आपको, स्तूप आपको मिलेगा। एक्चुअल में वहां पर आपको स्तूप देखने को मिलेगा। कुछ अर्ली फेज के टाइम के स्तूप जो है वो बनाए गए। अब स्तूप क्या थे वो भी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ। पहली बात तो स्तूप, ये इनका जिक्र हिंदुज्म से जुड़े हुए टेक्स्ट में भी मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर हिंदुज्म में ब्रह्मणास पढ़ते हो, उसमें सबसे बड़ा जो ब्राह्मण है वो है सत पाठ ब्राह्मण, जिसके अंदर 100 चैप्टर्स हैं। उसमें भी यहाँ पर डेड बॉडी को डिस्पोज करने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं, उसमें भी स्तूप का जिक्र है। लेकिन स्तूप ज्यादा पॉपुलर कब हुए? बुद्धिज्म के टाइम पे स्तूप ज्यादा पॉपुलर हुए। तो बुद्धिज्म के टाइम पे जो स्तूप पॉपुलर है वो कैसे हुए? जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो उनके डेथ के बाद उनके शरीर के जो अवशेष थे उनको एक पॉट में डाला गया और उनके ऊपर इस तरीके के माउंट बनाए गए, इन्हीं को स्तूप कहा गया। तो अगर आप बरहुत जाते हो तो बरहुत में आपको स्तूप देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप विदिशा जाते हैं एमपी में, वैशाली जाते हैं आप बिहार में, तो वहां पर भी आपको स्तूप और केव्स के उदाहरण मिलते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स जो है ये आपकी उड़ीसा में है, और ये केव्स जैनिज्म से जुड़ी हुई केव्स हैं। अगर आप सारनाथ जाते हो या कुशीनगर जाते हो तो वहां पर भी आपको स्तूप के कुछ छोटे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं।
अमरावती जब आप जाते हैं तो अमरावती में बहुत बड़ा स्तूप जिसे महाचैत्य कहते हैं वो पाया गया है। अमरावती आपके आंध्र प्रदेश में है। और अमरावती जो है, यहाँ के स्तूप की काफी बुरी हालत है। स्तूप के गेटवे होते हैं इस तरीके के, जिनको हम तोरण कहते हैं, और इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कार्विंग पाई जाती है। तो ऐसी ही कार्विंग अमरावती के स्तूप पर भी थी। अब अंग्रेज आए और वो उन कार्विंग्स को, उन स्टोन स्लैब्स को उठा के अपने साथ अपने देश ले गए, वहां पर गार्डन्स में सजाने के लिए। लेकिन आपका जो सांची है, सांची जो कि एमपी में है, वहां का जो स्तूप है हमारा, वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। वो अंग्रेजों के हाथों से बच गया क्योंकि भोपाल की जो बेगम थी शाहजहां, उन्होंने यहाँ पर उस स्तूप को ब्रिटिशर्स को या यूरोपियंस को टच नहीं करने दिया, इसीलिए वो काफी अच्छी हालत में है। बाकी अजंता एलोरा में तो आपको केव्स दिखेंगी। अभी जैसे कि मैं आपको तोरण बता रही थी, ये तोरण होता है, देखो ये आपका पॉट है, इसको आपने एक प्लेटफॉर्म पे रखा। इस प्लेटफॉर्म को हम मेढ़ी कहते हैं। इसके ऊपर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे जिसको हम यहाँ पे अंड कहते हैं, राइट। उसके बाद आप ऑब्वियसली इसके चारों तरफ इस तरीके से एक प्रकार का फेंसिंग करोगे। ये जो फेंसिंग है इसको हम यहाँ पे वेदिका कहते हैं। लेकिन ये जो फेंसिंग है इसको क्रॉस करके आप अंदर भी तो जाना चाहोगे स्तूप को देखने के लिए, तो उसके लिए क्या है, ये जो फेंसिंग है यहाँ पर इस तरीके के गेट लगा रखे हैं, चारों दिशाओं में गेट लगा रखे हैं ऐसे, और इन्हीं गेट्स को हम यहाँ पे तोरण बोल रहे हैं, क्योंकि डेकोरेटेड गेटवे को तोरण कहा जाता है। तो आप यहाँ पे तोरण देखोगे। अब ये जो तोरण है ये बढ़िया से सजा रखे हैं। इन तोरन्स के ऊपर आप क्या पाओगे, तोरन्स के ऊपर आप ब्यूटीफुल कार्विंग देखोगे। इन कार्विंग्स में आखिर दिखाया क्या गया है, इन कार्विंग्स में आपको जातक कथाएं देखने को मिलेंगी। जातक कथाओं का जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। जातक गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई कथाएं हैं, जिनको इस तरह से तोरण के ऊपर दर्शाया जाता है। याद रखिए, आर्ट एंड कल्चर जो है उसको एक सीक्वेंस में पढ़ा जाता है। अभी हम बुक स्पेसिफिक, चैप्टर स्पेसिफिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो मैं अपनी चीजें वहीं तक सीमित रख रही हूँ जितना जानकारी इन किताबों, इस किताब के चैप्टर में दी है। हालांकि इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा हो सकती है, स्तूप के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा हो सकती है ऑब्वियसली। उसके लिए आर्ट एंड कल्चर का कोर्स आप ज्वाइन करें। अगर आप प्लस एस्पिरेंट हैं तो 27 जून से आर्ट एंड कल्चर का कोर्स आ रहा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्लस एस्पिरेंट नहीं है तो इसी यूपीएससी अनस्टॉपेबल पे जो प्लेलिस्ट है उस सेक्शन में जाइए, वहां पे आर्ट एंड कल्चर की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वहां से भी एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। स्तूप है तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, इस तरह से। ओके, राइट नाउ हमारा फोकस मधुरिमा के इस चैप्टर पर है, तो यहाँ से हमें जो जानकारी मिल रही है वो हम कर रहे हैं। तोरण पर वेशांतर जातक, महाकपि जातक, श्यामा जातक जैसी स्टोरीज जो है वो कार्व की गई है। अब शुरू में ऑब्वियसली जो मौर्यन पीरियड था उस समय में स्तूप बने हैं, इस तरह की केव्स काटी गई हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी केव कटिंग होती रही। जो बुद्धिस्ट आर्ट आप देखते हो, इनिशियल फेज का जो बुद्धिस्ट आर्ट हम देखते हैं, उसमें सिंबल्स का बहुत यूज हुआ है। उसमें आपको गौतम बुद्ध की छवि नहीं दिखेगी, बल्कि उनकी जगह आपको सिंबल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि उनका जन्म जो है उसको लोटस से दिखाया जाता है या एलिफेंट से दिखाया जाता है, और कभी कभी तो बुल से भी दिखाया जाता है। जैसे कीचड़ रूपी संसार में एक कमल के समान उनका जन्म हुआ हो। एलिफेंट भी दिखाया जाता है क्योंकि एक कहानी है उनकी जन्म से जुड़ी हुई, कि उनकी जो माँ है महामाया, जब वो सो रही थी तो उनके सपने में एक सफेद रंग का हाथी आया, और उन्होंने देखा सपने में कि कैसे वो सफेद रंग का हाथी उनके गर्भ में, उनके यहाँ पे वोम में एंटर कर रहा है। तो एलिफेंट को भी यहाँ पे दर्शाया जाता है। बुल ऋषभ राशि को दर्शाता है कि ऋषभ ज़ोडिएक में यहाँ पर बुद्ध का, सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इसी तरह से जब उन्होंने घर छोड़ा था
तो वो अपने प्रिय घोड़े कंथक पर बैठकर घर छोड़ गए थे। तो हॉर्स जो है वो उनके घर को छोड़ने को दर्शाता है। इसी तरह फिर वो थोड़ा आगे बढ़े, फिर वो यहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं। तो जो पीपल का पेड़ है वो उनके इसको एनलाइटनमेंट को दिखाता है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर तय किया कि मैं इस शिक्षा को, जो भी ज्ञान मुझे मिला है वो मैं शेयर करूंगा, और उसे एक चक्र से दिखाया जाता है। एक चक्र जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर भी एक चक्र बना हुआ है, इस तरह से 8 स्पोक्स वाला चक्र होता है, 8 स्पोक्स होते हैं उसमें। और ये 8 स्पोक्स जो होते हैं वो अष्टांगी का मार्ग को दिखाते हैं, जो बुद्धिज्म फिलॉसफी का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके बाद ऑब्वियसली वो यहाँ पर उस नॉलेज को शेयर करते रहे, ज्ञान को शेयर करते रहे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और जो स्तूप है वो यहाँ पर उनकी डेथ का सिंबल बन गया, महापरिनिर्वाण का सिंबल बन गया। अगर आप ये पिक्चर देखोगे, आप है ना थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये सीट है और सभी लोग इस सीट की तरफ ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हैं, कोई कुछ ऑफर कर रहा है, बट देयर इज नो वन, वहां पे कोई है नहीं, वो सीट खाली है। इस तरह की एम्प्टी सीट्स यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, इस तरह की एम्प्टी सीट जो है वो यहाँ पर क्या दिखा रही है, वो एम्प्टी सीट जो है वो गौतम बुद्ध को मेडिटेट करते हुए दिखा रही है। इस साल 2026 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था एक ऐसे। तो सिंबल्स के रूप में गौतम बुद्ध को दिखाया गया। मौर्यन पीरियड में भी जो अशोक थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रजा से बात करने के लिए, मैसेजेस डिलीवर करने के लिए बड़े बड़े पिलर्स लगाए और उनके ऊपर अपने मैसेज लिखवाए। लेकिन उन पिलर्स के ऊपर इस तरह के एनिमल फिगर्स भी आपको दिखेंगे, इस तरह के एनिमल कैपिटल भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये एनिमल कैपिटल जो है ये भी थोड़ा सा बुद्धिज्म से जुड़ाव रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बुल कैपिटल, जैसे अभी हमने कहा जन का सिंबल है। ये आपका जो एलिफेंट कैपिटल है, ये यहाँ पर गौतम बुद्ध के जन्म का सिंबल है। इसी तरह से ये वैशाली बिहार में आपको वन लायन कैपिटल दिखेगा। वन लायन कैपिटल कई जगहों पे है। तो वन लायन कैपिटल जो है वो गौतम बुद्ध के आइडियाज के स्प्रेड को दर्शाता है, उसकी दहाड़ को दर्शाता है। वहीं अगर आप सारनाथ जाते हो, यूपी के सारनाथ आप जाते हैं, तो आपको ये 4 लायन कैपिटल देखने को मिलेगा। इसमें नीचे लोटस कैपिटल है, यहाँ पर एक अबैकस ड्रम जैसा शेप है, उसके ऊपर 4 लाइन दिखाए गए हैं जो चारों दिशाओं में गौतम बुद्ध के आइडियाज के स्प्रेड को दिखा रहे हैं। हर लाइन के नीचे ये एक अशोक चक्र है, हर लाइन के नीचे, और हर 2 अशोक चक्र के बीच में भी आपको यहाँ पर जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन। ये अभी हमने बात की, ये सारे जानवर भी अगेन बुद्धिज्म से जुड़े हैं। तो सिंबोलिज्म जो है वो बुद्धिज्म का पार्ट रहा। इनिशियल फेज में आपको सिंबल्स के थ्रू गौतम बुद्ध दर्शाते हुए यहाँ पर दिखेंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। इस पीरियड में यहाँ पर बुद्धिज्म का एक स्कूल आ रहा है जिसको हम महायान बुद्धिज्म कहते हैं। महायान बुद्धिज्म में क्या किया गया, महायान बुद्धिज्म जो है उसमें गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में देखा गया, गॉड के रूप में देखा गया, और जिसकी वजह से यहाँ पर मूर्ति पूजा शुरू हुई। तो अभी तक जो गौतम बुद्ध सिंबल्स के रूप में दिखाए जा रहे थे, उनको मूर्तियों के रूप में, पूरे ह्यूमन साइज की मूर्तियां जो हैं वो आपको बनती हुई दिखेंगी। और इसी दिशा में आप यहाँ पर मूर्तियां बनाने वाली कुछ शैलियां डेवलप होते देखेंगे, जैसे कि गांधर शैली। ये गांधर जो कि आप अफगानिस्तान में देखते हो, गांधर शैली अफगानिस्तान वाला रीजन है आपका। अब यहाँ पे ग्रीक्स भी बहुत लंबे समय तक रहे हैं, तो ग्रीक्स का यहाँ रहना जो है उसके वजह से यहाँ का जो लोकल आर्ट था उसमें ग्रीक फीचर्स दिखने लग गए, और वो चीज गौतम बुद्ध की मूर्तियों में भी दिख रही थी, जैसे कि उनके हेयर्स, जिनमें आपको कर्ली हेयर्स दिखेंगे। यहाँ पर आपको उनके कपड़ों में सिलवटें देखने को मिलेंगी, जो कि ग्रीक स्कल्पचर्स में भी पाई जाती हैं। उसी दौरान अगर आप आ जाते हो यूपी के मथुरा, तो मथुरा में यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो स्कल्पचर्स हैं उनमें इस तरह से कपड़ों की सिलवटें आपको नहीं दिखेंगी, बाल कर्ली नहीं दिखेंगे, प्लेन हेयर है या फिर शेव्ड हेड दिखाया गया है। रेड सैंडस्टोन का यूज आप देखोगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये दोनों स्कूल्स एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं।
आगे चलकर मथुरा स्कूल के बाद गुप्तास का जब टाइम आया तो गुप्तास के समय में यूपी के ही सारनाथ में आप यहाँ पर सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट आते हुए देखोगे कुछ ऐसा, जिसमें गौतम बुद्ध की जो बॉडी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी वो काफी लीन दिखाई जाने लगी। और तो और मेटल के स्कल्पचर्स भी आप यहाँ गौतम बुद्ध के इस समय में देखोगे। इसी तरह से अगर आप अमरावती जाते हो तो यहाँ पर भी स्कल्पचर्स बनाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो स्कल्पचर है वो सोलो स्कल्पचर नहीं है। जैसे यहाँ 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 गौतम बुद्ध के आपको यहाँ पर कंप्लीट एक स्कल्पचर दिख रहा है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे जातक कथाओं को स्कल्प्ट किया गया है। इसी वजह से अमरावती जो है वो नैरेटिव आर्ट है, उसमें कहानी दिखाई जा रही है। अब मैं इस स्कल्पचर को बोलूं, इसको देख के बोलूं तो आप कह सकते हो कि कोई स्टोरी दिखाई जा रही है इसमें, नहीं, बट यहाँ पर आपको फिगर्स जो है वो उनमें एक मूवमेंट दिखेगा, एक वाइटलिटी दिखेगी, इसीलिए ये नैरेटिव आर्ट है जो अमरावती स्कूल में हमें दिखता है। तो ये स्कल्पचर्स जो थे ये भी 500 से 600 के बीच में डेवलप होते हुए हमने देखे। ऑब्वियसली बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट फिलोसफीज थी, लेकिन गुप्तास के टाइम तक आते आते यहाँ पे हिंदुज्म जो है वो पकड़ बना रहा है। हिंदू देवी देवता जो हैं उनकी मूर्तियों के ऊपर भी काम हुआ। इवन जो मैंने आपको मथुरा स्कूल बताया, मथुरा स्कूल में हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर भी बनाए जा रहे थे। गांधर में सिर्फ बुद्धिज्म से जुड़े हुए स्कल्पचर थे, लेकिन मथुरा में आपको हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर मिलेंगे। और उन स्कल्पचर्स में आइकोनोग्राफी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि अगर शिव जी की बात होगी तो त्रिशूल जरूर उनके साथ दिखाया जाएगा, डमरू दिखाया जाएगा। गॉडेस सरस्वती की बात होगी तो उनके हाथ में आपको वीणा जरूर दिखाई जाएगी। यहाँ पर स्वान जो है उसके ऊपर वो बैठी हुई दिखाई जाएंगी। ये आइकोनोग्राफी है कि देखते ही पता चल जाए कि ये जो पिक्चर है, ये जो फिगर है, ये जो स्कल्पचर है, ये किसका है। जुड़े हुए जो फीचर्स हैं वो भी वहां दिखाए जा रहे हैं। तो आइकोनोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे, हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर्स में काफी इंपॉर्टेंट हो गई। अब यही देख लो आप, ये आपका एमपी में अगर आप जाते हो, एमपी में उदयगिरी केव्स हैं, और उदयगिरी केव्स जो हैं उनमें ये आपका एक स्कल्पचर है रेड सैंडस्टोन का, जो रेड सैंडस्टोन में काटा हुआ मोनोलिथिक है ये, मतलब ये गुफा में काट रखा है। इसमें लॉर्ड विष्णु जो हैं उनका वराह अवतार दिखाया गया है। वराह अवतार यानी कि वाइल्ड बोर, जिसमें वो गॉडेस अर्थ को बचाते हुए दिखाए गए हैं। अब उनकी आइकोनोग्राफी ही है जिसके वजह से समझ जा सकता है कि ये वराह अवतार है, क्योंकि उनका जो हेड वाला पार्ट है वो वराह रूप में दिखाया गया है। उनके बाकी हाथों में आपको चक्र, लोटस वगैरह दिख जाता है। तो दिस इज आइकोनोग्राफी जिस पे ध्यान दिया जा रहा था। इवन हमारे इस पीरियड के कॉइन्स जो हैं वो भी हमें दिखाते हैं कि डांस, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, इसके ऊपर फोकस हो रहा है। जैसे अगर आप ये कॉइन देखो, ये गुप्ता डायनेस्टी के राजा समुद्रगुप्त का कॉइन है, और इनके हाथ में आप यहाँ पर एक क्या कहते हैं, वीणा देखेंगे। समुद्रगुप्त जो हैं वो यहाँ पर 7 स्ट्रिंग्स की बो शेप की वीणा बजाते हुए देख रहे हैं, जिसे हम परिवादिनी कहते हैं। तो ये वैसे समुद्रगुप्त के कॉइन्स उनको ऑलराउंडर दिखाते हैं, बट कॉइन के अंदर इस तरह की चीज देखना अगेन हमें दर्शाता है कि यस, देयर आर प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस जो कि आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इवन संगम पीरियड में भी कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें याज जैसे इंस्ट्रूमेंट को रेफर किया गया, और वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही होता है, वीणा टाइप ही होता है। अब हमने मूर्तियां देख ली, हमने आर्किटेक्चर देख लिया, केव आर्किटेक्चर है, स्तूप है, ये सब बनाए जा रहे हैं। स्कल्पचर्स भी हमने देखे कि इस टाइम पे वो भी हैं। कुछ डांस म्यूजिक के एविडेंस भी हमें दिखे। इसी के साथ साथ ये वो समय भी है जब पेंटिंग्स भी बनाई जा रही। तो अजंता की गुफाएं वैसे तो आर्किटेक्चर में आती हैं, लेकिन उन गुफाओं के अंदर आपको ऐसी पेंटिंग्स भी मिलेंगी। जैसे यहाँ पर अगर आप ये पेंटिंग देखो तो महाजनक जातक ये पेंटिंग दिखाई गई है, और ये जातक कथा है। इसका मतलब गौतम बुद्ध की प्रीवियस लाइफ से जुड़ी हुई, उनके पिछले जन्म जो हैं उनसे जुड़ी हुई कथा यहाँ पर दिखाई गई है। इसी तरह से ये भी एक पेंटिंग है जिसमें बहुत सारे
म्यूजिशियंस जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो पेंटिंग अपने आप में एक आर्ट है, लेकिन उस आर्ट के अंदर भी दूसरे जो आर्ट फॉर्म्स उस समय में समाज में लोग एंजॉय कर रहे थे या परफॉर्म कर रहे थे, उसकी जानकारी भी हमें इसके अंदर मिल रही है। तो यू विल फाइंड सच पेंटिंग्स इन अजंता केव्स, यू विल फाइंड सच पेंटिंग्स इन सीतनवासल केव, जो कि तमिलनाडु में है। ये केव जैन केव है बाय द वे। इन पेंटिंग्स में आपको म्यूरल आर्ट दिख रहा है। म्यूरल वर्ड का मतलब होता है वॉल, तो वॉल के ऊपर पेंटिंग बनाई जा रही है। बहुत ही शेयर बिग साइज की पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई जा रही है। ये भी एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है जिसमें नेचुरल कलर्स का यूज हो रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैं अजंता की बात करूं तो अजंता जो है उसमें आप लैपिस लजूली, एक प्रकार का ब्लू कलर का पत्थर होता है, ये अफगानिस्तान से कहीं लेकर आ रहे हैं, पर्शिया वाले रीजन से लेकर आ रहे हैं और फिर उसको पाउडर बना के उसको यहाँ पे पेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? पर्शियंस के साथ कॉन्टैक्ट्स, सेंट्रल एशिया के साथ कॉन्टैक्ट, कि वहां से लोग आ रहे थे और हम भी वहां जा रहे थे। तो हिस्ट्री को आर्ट कल्चर से अलग करके पढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के लिए यू नीड एविडेंसेस, यू नीड सोर्सेज, और ज्यादातर सोर्सेज तो आर्ट फॉर्म में ही है। कुछ पेंटिंग के फॉर्म में है, कुछ लिटरेचर के फॉर्म में है, कुछ आर्किटेक्चर के फॉर्म में। ये सारे स्रोत हैं, सोर्स हैं हिस्ट्री पढ़ने के, और ये आर्ट भी है। इस समय में लिटरेचर भी काफी लिखा गया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें जो चित्र सूत्र है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है कि कैसे अलग अलग फिगर्स को ग्रेसफुल पोस्चर्स में दिखाना है, पेंटिंग किस तरह से बनानी है, चेहरा कैसा होना चाहिए, आइकोनोग्राफी, देवी देवताओं की कैसी होनी चाहिए, वो सब इसमें बताया गया है। इसी के साथ साथ देयर आर सम अदर टेक्स्ट ऑल्सो। बहुत सारे संस्कृत में लिखे गए टेक्स्ट हैं, बहुत सारे प्ले हैं। उन प्लेस के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाए गए हैं जो डांस, म्यूजिक या आर्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जिसमें आम्रपाली नाम की एक कैरेक्टर हमें मिलती है, वो यहाँ पे डांस म्यूजिक से जुड़ी हुई थी। इसी तरह से मालविका अग्निमित्र, ये एक प्ले है जो कालिदास के द्वारा रचित है। इसके अंदर जो मालविका है वो यहाँ पर पोयम लिखती हुई, कथाएं सुनाती हुई आपको दिखेंगी। इसी प्रकार से विक्रम उर्वशी, ये भी कालिदास का प्ले है। इसमें भी जो उर्वशी है वो डांस म्यूजिक करती हुई आपको दिखेंगी। ऐसे ही मृच्छकटिकम, ये प्ले है, शूद्रक के द्वारा रचित है। इसमें वसंत सेना जो कैरेक्टर है प्ले के अंदर, वो आपको डांस म्यूजिक करते हुए दिखते हैं। मतलब इवन जो प्लेज हैं वो भी आर्ट है, लेकिन उस प्ले के अंदर भी हमें ऐसे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जो किसी न किसी आर्ट से जुड़े हैं, और ये भी एक एविडेंस बनता है आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर का इन एंशिएंट इंडिया, इन मिडाइवल इंडिया। कुछ कविताओं का जिक्र कर लेते हैं। कविताएं भी इस समय में लिखी जा रही थी। कविताएं भी आर्ट का एक प्रकार होती हैं। जैसे महाभारत ले लो आप, महाभारत एक महाकाव्य है। इसी तरह से अश्वघोष, जो कि कुषाण राजा कनिष्क के दरबार में होते थे, उन्होंने बुद्ध चरितम, गौतम बुद्ध की बायोग्राफी लिखी है, जो कि काव्य रूप में है, पोएम फॉर्मेट में है। ऐसे ही भारवी, उन्होंने बुक लिखी है कीर्त अर्जुन्यम, या फिर एक्चुअल में इसका नाम है कीर्त अर्जुन्यम विजय। मतलब इसमें अर्जुन, जो महाभारत के अर्जुन हैं, और किरत मतलब भगवान शिव, उनके बीच का पूरा कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है। ये भी एक प्रकार का महाकाव्य है और ये वीर रस से भरा है। मतलब इसमें वीरता का भाव दिखाया गया है। अब इसी पर्टिकुलर टाइम पे दुनिया भर में कुछ आर्ट के एग्जाम्पल्स क्या हमें दिखते हैं इसी पीरियड में, जब भारत में इतना कुछ हो रहा था। यस, आपको ग्रीक और रोमन आर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स दिखते हैं। जैसे कि ग्रीक जो है वहां पे थिएटर परफॉर्मेंस हो रही है। उन थिएटर्स में इस तरीके के मास्क पहने जाते थे थिएटर्स के अंदर, और ये डियोनाइसियन फेस्टिवल है कोई, उसमें ये थिएटर परफॉर्म किए जाते थे। तो इन मास्क को यूज किया जाता था, मान लो जो भी थीम है आपके प्ले का उसके हिसाब से। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आज के समय में हम यूज करते हैं
जो एक्चुअल में ग्रीक वर्ड्स हैं। जैसे कि अभी जो हम थिएटर वर्ड यूज करते हैं हमें लगता है अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन ये थिएट्रॉन से आया है जो कि ग्रीक वर्ड है। स्क्रीन हम वर्ड यूज करते हैं, थिएटर में स्क्रीन होता है पीछे। मैं मूवी थिएटर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ड्रामा की बात कर रही हूँ, जो प्ले परफॉर्म किया जाता है उसकी बात कर रही हूँ। स्क्रीन जो है वो स्कीन वर्ड से आता है जो कि अगेन ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक्स जो थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने प्लेस को काफी कॉमन, काफी पॉपुलर बनाया। बल्कि इसके अंदर दिया नहीं हुआ इस बुक के अंदर, लेकिन जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे और आर्ट कल्चर पढ़ोगे तो वहां पर आप एक वर्ड पढ़ोगे यवनिका। ये अभी मुझे याद आ गया है। तो यवनिका का मतलब होता है कर्टन्स। तो ग्रीक्स जो होते थे वो यहाँ पे क्या करते थे, ये आपका स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर कर्टन्स लगते हैं। तो प्ले का एक हिस्सा जब कंप्लीट हो जाता है तो कर्टन गिर जाते हैं और फिर वापस से उठते हैं और प्ले का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये जो कर्टन्स होते थे ये हमारे इंडियन प्लेस में नहीं होते थे, ये कहाँ से आए, ये ग्रीक से हम लेकर आए हैं और इनको यवनिका कहा जाता था। इसी तरह से रोमन आर्ट, रोमन्स जो थे वो भी इस समय में बहुत सारी मूर्तियां वगैरह बना रहे थे। इवन रोमन आर्किटेक्चर के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं और ऐसा आर्किटेक्चर बना रहे हैं जो कि प्लेज, ड्रामास को कंडक्ट करने के लिए बनाया गया। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये रोम में आप कोलोसियम देखेंगे, यहाँ पे मतलब एक स्टेडियम की तरह आप यहाँ देख रहे हो। इसी तरह से ये जो थिएटर है एपिडोरस का, ग्रीस में है, ये एक पूरे के पूरे प्लेग्राउंड टाइप में है जहां पर ऑडियंस बैठेगी और बीच में यहाँ पे थिएटर, प्ले वगैरह चीजें होंगी, सर्कस वगैरह होगा। तो इस तरह के आर्किटेक्चर जो कि प्ले, ड्रामा, थिएटर्स को सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्टिंग आर्किटेक्चर जो है वो भी आप यहाँ बनता देख रहे हैं दुनिया के दूसरे हिस्सों में, ग्रीक, रोमन आर्ट में। अब 600 कॉमन एरा से 1200 कॉमन एरा के बीच में ऐसा क्या हुआ है? ये वो समय है जब भक्ति मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले तो है ना, आपको भक्ति मूवमेंट समझना पड़ेगा। अभी तक क्या था, यहाँ पे गॉड की वर्शिप जो है, ईश्वर की जो पूजा है, उनके प्रति जो भक्ति है, उसके रूल्स काफी ज्यादा हो गए थे, चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। तो भक्ति मूवमेंट के टाइम पर कुछ ऐसे संत आए जिन्होंने इस आइडिया को पुश किया कि ईश्वर की जो भक्ति है वो तो किसी भी रूप में की जा सकती है। आपको कविताएं लिख के ईश्वर की भक्ति करनी है, करिए। आपको भजन गा के करनी है, कीजिए। आपको नाच कर करनी है, करिए। अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा के करनी है, जैसे भी आपको करनी है आप यहाँ पर ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे मूवमेंट ने यहाँ पर जो भक्ति, जो वर्शिप थी, अब जो वर्शिप का प्रकार है उसके वजह से भी बहुत सारे डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स इसमें से निकल जाएंगे। मतलब पेंटिंग के एग्जांपल्स पहले भी है हमारे पास, बट अब पेंटिंग जो है वो भक्ति के रूप में होंगे। हमारे पास डांस म्यूजिक के एग्जाम्पल पहले भी है, बट अब अपनी भक्ति को शो करने के लिए डांस और म्यूजिक हमें देखने को मिलेगा। तो यस, भक्ति मूवमेंट जो था उसके वजह से, मतलब इसका असर बहुत ज्यादा हमें आर्ट पर दिखेगा, आर्किटेक्चर पे दिखेगा, मूर्तियां, पेंटिंग, हर फॉर्म में दिखेगा। शुरुआत करते हैं फिर कि कहाँ कहाँ देखा। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? तमिलनाडु से। कहाँ से शुरुआत हुई इस भक्ति के आइडिया की? साउथ इंडिया से। वहां पर शिवजी के भक्त जिन्हें हम नयनर कहते हैं और विष्णु जी के भक्त जिन्हें हम अलवार कहते हैं, उन्होंने इस आइडिया को सबसे पहले पुश किया कि हर व्यक्ति के अपने पर्सनल गॉड हो सकते हैं और वो जिनकी वर्शिप करना चाहे और जैसे करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अलवर जो थे वो लॉर्ड विष्णु के भक्त थे और यहाँ पे नयनर जो है वो नयनर जो है वो लॉर्ड शिव के भक्त थे। उन्होंने भक्ति के आइडिया को प्रोपागेट किया। मतलब स्पिरिचुअलिटी सभी के लिए है, यहाँ पर स्टेटस नहीं देखा जाता। आपके हाथ में दान करने के लिए 10 रुपए है या 500 रुपए है वो नहीं देखा जाएगा, सिर्फ दान की भावना देखी जाएगी। कुछ इस तरह के आइडियाज यहाँ पर आने लग गए। इवन अलवर और नैनर संत जो थे वो भी ज्यादातर
सोसाइटी के डाउन ट्रोडन पार्ट जो है वहां से उठ खड़े हो रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी भक्ति दिखाने के लिए विष्णु जी के प्रति, शिव जी के प्रति यहाँ पर क्या करना शुरू किया, कविताएं लिखनी स्टार्ट की। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग्स दिखेंगे, कविताएं दिखेंगी। अब इस चैप्टर में वो दिया नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इसका जिक्र है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अलवर संत हैं, इन्होंने यहाँ पर जो भी लगभग 4000 पोएम्स इन्होंने लिखे हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, और उसका जो कंपाइलेशन है आपका वो यहाँ पे नल यिर्र दिव्य प्रबंधम कहलाता है। और इसी तरह से नयनर्स ने भी बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, उनका कंपाइलेशन तिरुमुरई कहलाता है, तिरुमुरई कहलाता है। तो ये चीज आप यहाँ देखेंगे। सो भक्ति जो है वो एक रास्ता खोल रहा है जिसमें डांस, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, कविताएं, भजन, कीर्तन सब आएगा भक्ति की इच्छा से, है ना। ये चीज आप यहाँ पर आती हुई देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है इवन आज के समय में भी, प्रेजेंट टाइम में भी आप म्यूजिक, डांस जो है वो भक्ति के रूप में देखते हो, क्योंकि भक्ति की शुरुआत हुई है। चलो थोड़ा सा डांस की बात कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर भक्ति का आइडिया आया तो भक्ति दिखाने के लिए डांस हम करेंगे, तो वहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है टेम्पल डांसर्स का। हमने पीछे सिलापड़ीकारम की बात की थी, उसमें हमने माधवी की बात की थी, तो वो एक एग्जाम्पल है भरतनाट्यम का। लेकिन और भी जगहों पे टेम्पल डांसर के एग्जाम्पल्स निकल कर आने लगे, जैसे कि उड़ीसा के जो टेम्पल्स थे, जैसे कि पुरी टेम्पल, जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, उनमें भी टेम्पल डांसर्स देवदासियां हुआ करती थी, जिनको हम महरी कहते थे। आप उन्हें महरी कह सकते हो, जैसे उड़ीसा में तो महरी कहा गया है, अगर आप साउथ में आओगे तो वहां पर देवदासी कहा गया है। तो ये टेम्पल्स में आपको भक्ति का एक रूप यहाँ पर डांस के फॉर्म में आपको दिखेगा। चोलास जो थे उन्होंने यहाँ पर टेम्पल डांसर्स को काफी प्रमोट किया है। एक चेर राजा हुआ करते थे। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, चोलास यहाँ पे साउथ में तमिलनाडु के नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ पार्ट में रूल कर रहे हैं, और चेरा यहाँ पे केरला में रूल करते थे। तो एक चेरा राजा हुआ करते थे कुलशेखर वर्मन, उनको हम कुलशेखर अलवर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने यहाँ क्या किया है, उन्होंने शुरुआत की कोड़ियाट्टम की। अब ये जो आट्टम वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है डांस। तो कोड़ियाट्टम क्या है, डांस है, बट उसमें ड्रामा भी है। तो कोड़ियाट्टम एक्चुअल में एक डांस ड्रामा है। इसकी खास बात क्या थी, इसकी खास बात ये थी कि ये शुरू तो यहाँ हो रहा है, लेकिन ये संस्कृत में परफॉर्म होता था, और ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हो। कोड़ियाट्टम ये आज भी परफॉर्म होता है। आज के समय में संस्कृत का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, लेकिन आप यहाँ पर अभी भी इसे संस्कृत में परफॉर्म होते देखेंगे केरला में, और इसे यूनेस्को की लिस्ट में, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल किया गया है कोड़ियाट्टम। ओके, तो रिमेंबर दिस। तो थिएटर आप देख रहे हो, मतलब आप देखो प्ले है, ये थिएटर है, लेकिन इसका भाव क्या है, भक्ति। आप अपनी भक्ति दिखा रहे हो इस थिएटर के थ्रू, इस प्ले के थ्रू। ऐसे ही आप नॉर्थ इंडिया में रामलीला देखेंगे, रामलीला भी थिएटर है, बट आप उसमें भक्ति का भाव दिखा रहे हैं। ये वो समय भी है जब म्यूजिक और डांस से रिलेटेड बहुत सी किताबों की रचनाएं भी हुई। जैसे हमने पीछे नाट्य शास्त्र पढ़ा था, उसी तरह से इस समय में बहुत से डांस म्यूजिक के ऊपर टेक्स्ट भी लिखे गए हैं। जैसे कि नारद नाम के एक लेखक हैं, वो संगीत मकरंद बुक लिख रहे हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें बहुत सारी पीछे म्यूजिक के ऊपर जितनी बुक्स और थियोरीज हैं उन पर कमेंट किया गया है इस बुक के अंदर। इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट कम्युनिटीज का जिक्र भी देखने को मिलेगा। वो इस किताब में बता रहे हैं कि जो डांस या म्यूजिक होता है वो डिफरेंट कम्युनिटीज और रीजन से जुड़ा होता है। रीजन वाइज अगर आप जाओगे तो रीजन टू रीजन कुछ ना कुछ डिफरेंस
आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको दिख जाएगा। तो बहुत सारे म्यूजिक के टाइप्स जो थे वो नारद जी ने इस पर्टिकुलर किताब के अंदर उस म्यूजिक, वो म्यूजिक जिस रीजन में पाया जा रहा है उस रीजन के नाम से उन म्यूजिक के टाइप्स का वर्णन किया है, जैसे कि गुर्जर, कंबोज और मल्लव स्टाइल का म्यूजिक। उसके बाद मतंग मुनि है, इन्होंने भी यहाँ पर बुक लिखी है बृहदेशी। बृहदेशी ये यहाँ पे दो तरह के म्यूजिक्स की बात कर रहे हैं, एक तो मार्ग और दूसरा देसी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? मार्ग मतलब ऐसा म्यूजिक जो ऑल ओवर इंडिया आपको मिल जाएगा, मतलब सिमिलर, समथिंग विच इज जेनरिक इन नेचर। लेकिन जब हम देसी की बात कर रहे हैं तो ये है रीजनल म्यूजिक, जो रीजन वाइज यहाँ पर आपको वेरी करता हुआ देखने को मिलेगा। इवन उन्होंने तो अलग अलग तरह के जो रंग हैं उनको यहाँ पर जो हमारे स्वर होते हैं उनसे जोड़ा। जैसे कि उनका कहना था कि जो सारे गामा पधनी 7 स्वर है ना, यहाँ पर वो स को लोटस के पेटल से जोड़ रहे हैं। ये थोड़ा फैक्चुअल हो गया, बट आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। रे जो है उसको पैरेट ग्रीन कलर से जोड़ रहे हैं, पैरेट ग्रीन से। जी जो है यानी कि ग, उसको गोल्डन कलर से जोड़ रहे हैं। म को सफेद से। प जो है उसको कृष्ण रंग यानी कि ब्लैक से जोड़ रहे हैं, और ध जो है उसको येलो से जोड़ रहे हैं, और नी जो है वो मल्टी कलर, बहुत सारे कलर्स, तो वो कलर से जोड़ रहे हैं। अब मुझे ये थोड़ी सा आइडिया नहीं है कि कलर्स से क्यों जोड़ा गया है, मैं जरूर इसके बारे में पढ़ूंगी और मुझे जानकारी मिलती है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताऊंगी। फिर हमारे पास अभिनव भारती बुक है, अभिनव गुप्ता के द्वारा लिखी गई। इसमें उन्होंने नाट्य शास्त्र, जो भारत मुनि की किताब हमने पीछे पढ़ी थी, उस पर कमेंट्स पेश किए हैं अपने। इसी तरह से नाट कला लक्षण रत्न कोश, नाट कला लक्षण रत्न कोश, ये सागर नंदी के द्वारा रचित। इसमें उन्होंने यहाँ पे संस्कृत के जो ड्रामा होते हैं उनको परफॉर्म करते वक्त क्या रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए उनके बारे में डिटेल्स दी है। ऐसे ही दश हार रूपक बाय धनंजय, इसमें भी उन्होंने ड्रामा से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। ड्रामा की अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती है, उनको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, कुछ कॉमेडीज होती है, कुछ सीरियस होती है, उस रूप में। फिर हमारे पास है अभिनय दर्पण बाय नंदीकेश्वर। अभिनय दर्पण में उन्होंने डांस की बात की है, उन्होंने डांस के साथ साथ ड्रामा की बात की है, उन्होंने अभिनय की बात की है। अभिनय कई प्रकार का होता है, एक जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। अब मान लो मैं यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू ही सिर्फ बात करूं, कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा टॉपिक आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ये मैं सिर्फ आंखों से समझा रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पर अपने लिम्स का यूज करूं, आज हम बहुत बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो ये अंग अभिनय होता है। इसी तरह से आहार्य अभिनय, जो आप पहनते हो कपड़े, उसके थ्रू भी आप एक्सप्रेस करते हो। तो अलग अलग प्रकार के अभिनय, उससे रिलेटेड काफी डिटेल अभिनय दर्पण में नंदीकेश्वर जो है उनके द्वारा दी गई है। अब हम आर्किटेक्चर की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, भक्ति मूवमेंट, उसका असर, कविताएं लिखी जा रही है, भजन डांस वगैरह हो रहा है, और लिटरेचर भी काफी बिल्ड हो रहा है इस टाइम पे। और इसी के साथ आप यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर देखोगे, मंदिर बनते देखोगे, और मूर्तियां भी बनते देखोगे। इस समय का एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपको एलोरा की गुफाओं में दिखेगा, महाराष्ट्र में, केव नंबर 16, कैलाशनाथ टेम्पल, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब सोच के देखो, ये पूरा ऐसे कवर्ड था, ये इस एरिया से पूरा पत्थर निकाला गया है, तब ये मंदिर निकल कर आया है, बना है। ये एक्चुअल में मोनोलिथिक है, टॉप से बॉटम इसकी कटिंग की गई है। कहते हैं कि लगभग 18 वर्ष इसे लगे, 4 लाख टन पत्थर हटाया गया है, तब ये मंदिर शेप में आए हैं। यहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी राष्ट्रकूटास की, उसके कृष्ण फर्स्ट जो राजा थे उनके समय में ये बना है, ऐसा कहते हैं। इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि उन्नकोटेश्वर काल भैरव। पहले तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये त्रिपुरा में पत्थर के ऊपर कार्विंग की हुई है। त्रिपुरा में आप जाओगे, वहां पत्थर के ऊपर कार्विंग की गई है जिसमें लॉर्ड शिव को दिखाया गया। उन्नाकोटी इज द प्लेस इन त्रिपुरा। यहाँ पे उन्नाकोटी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 1 लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ में से 1 कम। तो कहते हैं कि जितनी यहाँ पर आपको कार्विंग दिख रही है, मतलब ऐसा कहते हैं कि 1 करोड़ से बस 1 कम कर दो आप, उतनी कार्विंग्स पत्थर के ऊपर इस लोकेशन में की गई है, ऐसी मान्यता है। इसके बाद एक मंदिर है कुडुमियान मल्लई, ये आपका टेम्पल है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अच्छा सॉरी, अभी ये एक टेम्पल है। इस टेम्पल की वॉल के ऊपर अभिलेख पाए गए हैं, इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये म्यूजिक से रिलेटेड है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, ये म्यूजिकल नोट्स की हमें जानकारी देते हैं। ये टेम्पल पल्लव पीरियड का है और ये इस तरह के इंस्क्रिप्शंस आपको मंदिर के ऊपर मिलेंगे। ये टेम्पल तमिलनाडु में है और इस टेम्पल पर ऐसे इंस्क्रिप्शन, ये म्यूजिक के बारे में बता रहे हैं, म्यूजिकल नोट्स के बारे में हमें डिटेल दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाने हैं, म्यूजिकल नोट्स जो हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं। मतलब वी हैव एविडेंसेस। सोचो वो टेम्पल अपने आप में एक आर्ट है, फिर उसके अंदर दूसरे आर्ट फॉर्म के भी हमें एग्जाम्पल्स मिल जाए, तो इस तरह का हिसाब किताब है। हालांकि मैं ये बात काफी देर से बोल रही हूँ, सो यस इट अप्लाइज हियर एज वेल। सेम ऐसे ही आपका चिदम्बरम टेम्पल है इन तमिलनाडु। ये चोलास के समय का, इंपीरियल चोलास जो मिडाइवल पीरियड के थे उनके समय का टेम्पल है। आप उनके टेम्पल की वॉल्स को अगर देखोगे तो वॉल्स के ऊपर आप ये देखो फिगर्स। भरतनाट्यम जो है, और भरतनाट्यम ही नहीं, नाट्य शास्त्र जो है उसमें 108 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं। उन सारी मुद्राओं, उन सारे 108 पोजेस जो हैं, कर्णास जिनको कहते हैं, वो यहाँ पर टेम्पल की वॉल पर दिखाए गए हैं। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डांस का, कि डांस पाए जा रहे थे। ऐसे ही अगर आप खाजुराहो चले जाओ, खाजुराहो मतलब आप एमपी चले जाओ, वहां पर आपको इस तरह के स्कल्पचर्स दिख जाएंगे जिनके हाथ में अगेन आप इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हो। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हमें यहाँ पर मिला है सीकर में, राजस्थान में, एक स्टोन का स्लैब, यहाँ पर भी आप इन्हें इंस्ट्रूमेंट्स बजाते देख रहे हो। अच्छा एक और बात, आपको याद होगा पीछे हमने यहाँ पर गांधरवास पढ़े थे, अप्सरास पढ़ी थी, और मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्हें टेम्पल आर्किटेक्चर में स्कल्पचर के रूप में दिखाया जाता है। यही होता है वो गांधरवास या कैलेस्टियल बीइंग्स जो नाचते गाते हुए दिखाए जाते हैं। तो स्कल्पचर्स में भी हमें डांस म्यूजिक दिख रहा है क्लियरली। इस पीरियड में भी स्कल्पचर जो है उसमें भी हम यहाँ पर डांस म्यूजिक देख सकते हैं। आप यहाँ पे चोलास के समय में ये ब्यूटीफुल स्कल्पचर देखेंगे। इंपीरियल चोलास अपने ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते थे और उसमें उनका सबसे पॉपुलर स्कल्पचर नटराज है, नाट्य डांस के राजा के रूप में। एंड यू कैन सी दिस, पूरा स्कल्पचर जो है वो सिंबोलिज्म से भरा हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो हाथ आप देख रहे हो, राइट हैंड नीचे वाला, ये अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा का मतलब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा हाथ आप यहाँ पर देख रहे हो, जो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, कुछ इस तरीके से जो आया हुआ है, वो गजहस्त मुद्रा में है। गज हाथी की सूंड होती है ना, उस मुद्रा में है, गजहस्त मुद्रा में। ये सिग्निफाई करता है रिफ्यूजी। मतलब एक्चुअल में देखो, एक हाथ जो है वो पूरा ओपन कर रहा है, लेकिन दूसरा हाथ जो है वो शरीर को कवर कर रहा है। तो ओपन और कवरिंग दोनों चीजों को इन हाथों से दिखाया गया। इस हाथ में अगर आप देखोगे तो फ्लेम दिखाया गया है जो कि डिस्ट्रक्शन को दर्शाता है, जबकि यहाँ पर आप डमरू देखेंगे जो कि क्रिएशन को दर्शाता है। तो सारे हाथ जो हम यहाँ देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर सिंबोलाइज करते हुए हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर उनके बाल जो है वो खुले हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे जट मुकुट, मुकुट लेकिन जटाओं से बना हुआ। यहाँ पर हमें गॉडेस गंगा भी दिखती हैं, उनके इस हाथ पे यहाँ पर हमें स्नेक जो है वो भी दिख रहा है। तो स्नेक, गॉडेस गंगा, ये भी आपको दिखेंगे। अब पैरों की अगर आप बात करोगे तो ये जो पैर है ये ऊपर उठा हुआ है।
ये डिटैचमेंट को दर्शा रहा है। कैसे? इस पैर के नीचे आप यहाँ पर एक छोटा सा बोना शरीर देख रहे हो, जिसको माया के रूप में देखा जाता है, जिसको अपस्मारा कहा जाता है। तो वो नृत्य करके हमारी आंखों के आगे जो माया होती है, जो इल्यूजन है, उसको समाप्त कर रहे हैं, और उसके बाद इस पैर से उसके सर को किक कर रहे हैं, यानी हमारी लाइफ से इल्यूजन खत्म। तो ये पूरा का पूरा डांस अगर आप देखोगे तो ये डिवाइन भी है और ये सिंबोलिज्म से भरा भी है, और इस तरह के स्कल्पचर्स भी इस समय में बन रहे थे। होयसलास जिन्होंने कर्नाटका वाले रीजन में रूल किया है, उनकी कुछ साइट्स हैं, जैसे कि अगर आप हलेबीडु चले जाएं या फिर अगर आप बेलूर चले जाएं, तो वहां पर जो टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स में आपको बहुत ही इंट्रिकेट स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी ये जो महाशय हैं, ये डमरू ही बजा रहे हैं ऑब्वियसली। अब ये जो पीरियड है, ये ऐसा पीरियड भी माना जाता है जिस टाइम पे लिखना शुरू कर दिया था हमने। ऑब्वियसली पेपर भारत में नहीं आया था अभी, लेकिन हमने कुछ और दूसरे चीजों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जैसे कि पाम लीव्स होती है, पाम के पत्ते जो होते हैं, या पार्चमेंट शीट्स होती हैं, लीव्स हैं, उन पे हमने लिखना स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो पाम लीव्स है, पार्चमेंट शीट्स हैं, स्किन वगैरह है, कपड़ा है, उसके ऊपर जो हम लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो हम उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहेंगे। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहेंगे। अब ये चीजें क्या होती है, पेरिशेबल हैं, समय के साथ ये सड़ जाती हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि काफी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो सड़ गई, खत्म हो गई, इसीलिए 5th सेंचुरी से पहले की मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिल नहीं रही हैं। तो ये तो कहना गलत होगा कि 5th सेंचुरी से पहले कुछ लिखा नहीं गया, जरूर लिखा होगा, लेकिन वो सड़ गया। पत्थरों के ऊपर जो लिखा वो बचा रहा, लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के रूप में काफी हिस्सा जो है वो गायब हो गया होगा। इन्हें बचाए रखने के लिए अक्सर कॉपी किया जाता था इन्हें, मतलब एक पूरी बुक हमने लिख दी पाम के पत्तों पर, अब वो सड़ने लग गई है, तो नए पाम के पत्तों पर सेम कंटेंट जो है वो कॉपी किया जाएगा। इस तरह से इसके कंटेंट को बचाया गया। लेकिन ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, ये पाम का पत्ता इतना होता है साइज में, अब यहाँ पर हमने सब कुछ लिख दिया, लेकिन ये जो लिखा है इसको हम इलुस्ट्रेट भी करना चाहते हैं, तो इसके साइड में जो यहाँ पर स्पेस है, उस स्पेस में पेंटिंग बना देते थे। अब ये पेंटिंग देखो पाम लीफ से भी छोटी है ना, पाम लीफ के ऊपर है उससे भी छोटी है ये, तो हम इनको कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी उनके ऊपर क्या आने लग गई, मिनिएचर पेंटिंग्स आने लग गई। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ऐसी ही मैन्यूस्क्रिप्ट का और ऐसी ही मिनिएचर पेंटिंग का। यहाँ पे तारा, जो कि बुद्धिज्म में बोधिसत्व होती हैं, अब बोधिसत्व मेरी जिम्मेदारी बनती है समझाना। महायान बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध जो है उन्हें देवता माना जाता है, उनकी मूर्ति की पूजा होती है, पर महायान बुद्धिज्म में एक बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट भी आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा संत है जो कि खुद तो निर्वाण के रास्ते पे चलता ही है, पर बाकियों की भी मदद करता है। तो इस तरह से बोधिसत्व बहुत सारे आए और उनकी भी वर्शिप होती थी। उनमें एक फीमेल बोधिसत्व आपको तारा मिलेंगी, और उनकी पेंटिंग इस मैन्यूस्क्रिप्ट में हमें मिलती है। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये है अष्ट सहस्रिका प्रज्ञ परमिता, इस मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम है। इसका मीनिंग क्या होता है, अष्ट सह 8000, मतलब 8000 लाइंस में जो विजडम है उसको समझाया गया है इस बुक के अंदर, और जो लिखा है उसको पेंटिंग के रूप में इल्यूस्ट्रेट भी किया गया है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको मिलते हैं, यानी मिनिएचर पेंटिंग्स भी इस समय में बनाई जा रही थी। अब इसी दौरान यहाँ पे दुनिया में क्या हो रहा है, तो इंडिया का जो आर्ट है वो धीरे धीरे करके भारत से बाहर दूसरे एरियाज में पहुंचेगा। इसके पीछे के कई कारण होंगे, कुछ तो व्यापार की वजह से, कुछ चोला जैसे रूलर्स थे जो कि अटैक करते हैं यहाँ पे, चोलाज यहाँ रूल करते थे, तो वो जो इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं आपके, उनके ऊपर वो अटैक करते हैं और उन्हें कैप्चर भी करते हैं। वो बहुत सारे ट्रैवलर्स भी यहाँ से इंडिया आए हैं, इंडिया से यहाँ आए हैं। इवन यहाँ बंगाल वाले रीजन में पाल रूल करते थे, पाल्स का भी इंडोनेशियन आइलैंड्स के साथ काफी अच्छा कनेक्शन रहा है।
तो वो आर्ट पहुंच रहा है भारत के बाहर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक पहुंच रहा है। आप देखोगे कि रामायण और महाभारत का कितना असर पड़ा वहां के आर्ट पे। जैसे अगर आप ये देखो तो ये शेडो पपेट्री शो है, ठीक है, ये शेडो पपेट्री शो है इंडोनेशिया का, लेकिन इसमें दिखाया क्या जा रहा है, महाभारत रामायण के एपिसोड्स, पुरानी कथाएं दिखाई जा रही हैं। इसी तरह से ये अंकोर वत टेम्पल है, ये हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल क्यों कहा जा रहा है, पहली बात तो ये कंबोडिया में है, खेमर एम्पायर के राजा जो सूर्यवर्मन सेकंड थे उनके समय में ये टेम्पल बनाया गया। ये जो टेम्पल है ये कुछ समय के लिए एज अ बुद्धिस्ट टेम्पल भी यूज हुआ है और कुछ समय के लिए ये एज अ हिंदू टेम्पल भी यूज हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह से वहां पे डायनेस्टी वाइज रूलर्स का जो झुकाव है वो यहाँ पर इवॉल्व हुआ। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे, कंबोडिया जैसे देशों में आपको यहाँ पर इंडियन आर्ट पहुंचता हुआ दिखेगा। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ये अंकोर वत टेम्पल में आपको इस तरह के कुछ स्कल्पचर्स दिख रहे हैं। देखो स्कल्पचर की जो बनावट है, पहनावा है, उसमें फर्क आया है, लेकिन जो थीम्स हैं वो वही रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं वाले हैं। अंकोर वत में अप्सराएं दिखाई गई हैं, जैसे हमारे यहाँ अप्सरा, गांधर्वा दिखाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन पहनावा वहां का लोकल आपको दिखेगा। तो इसी के साथ हम हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंत में आते हैं। अब बात आती है लिविंग ट्रेडिशन की। लिविंग ट्रेडिशन इज समथिंग जो आज भी जिंदा है, आज भी आपको देखने को मिल रहा है, आज भी वो हमारे आसपास हमें दिखता है। जैसे वारले आर्ट, आज भी वारले ट्राइब अपना वो आर्ट जिंदा रखे हुए है। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड एरिया में आप जाओगे, वहां पे डोकरा आर्ट आज भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से वहां पे मूर्तियां मेटल की बनाई जा रही हैं। इसी तरीके से बहुत सारा डांस, म्यूजिक के प्रकार हैं। कथक डांस आप देख लीजिए, क्लासिकल भी है, फोक म्यूजिक भी है, फोक डांस है, क्लासिकल डांस है, लोक गीत हैं, लोक कथाएं हैं जो आज भी हम जीवित देख रहे हैं। ये सब लिविंग ट्रेडिशन में ही आती है। ये लिविंग ट्रेडिशन जो है, इन्हें जो आज आप देख रहे हो, जिस रूप में देख रहे हैं, इन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत लंबा टाइम इन्होंने यहाँ पर तय किया है, और उसके बाद ये यहाँ इस रूप में आज मौजूद हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिविंग ट्रेडिशन के और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप अपने चारों तरफ देखते हैं। और इसी के साथ आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम यहाँ क्लोज करते हैं। आगे के जो पार्ट्स होंगे, इस पूरे सीरीज में 2 से 3 ही पार्ट्स होंगे। फर्स्ट चैप्टर ही था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। बाकी के पार्ट्स, जैसे मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी बताया, बाकी के पार्ट्स में गाइड किया गया है 9th क्लास के बच्चों को कि आप कैसे थिएटर परफॉर्म कर सकते हो, बट बीच बीच में थोड़े से हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, उन्हें मैं कंसोलिडेट करके इस पर्टिकुलर सीरीज के बाकी के पार्ट्स में प्रेजेंट करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। जाते जाते यहाँ पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। शिक्षा महोत्सव, जिसमें आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सामने दिए गए ऑफ़र के अंडर 2027, 28 और 29 एस्पिरेंट्स के लिए ऑफ़र है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम भी है। आप यहाँ पर यूपीएससी सीएसई मेंस 2026 के लिए जीएस पेपर वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ क्यूईपी मेंस प्रोग्राम फॉर मेंस 2026 भी यहाँ पर है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, बट अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर जीएस पेपर ही लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास चॉइस अवेलेबल है। इसी के साथ 2027-28 के एस्पिरेंट्स के लिए 27 जून, 30 जून और 1 जुलाई से कुछ यहाँ पे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, आप इन्हें भी एनरोल कर सकते हैं।